नमस्कार दोस्तों। काफ़ी सारे स्टूडेंटों का कहना था कि एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो 2022 का पेपर है उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव समझा दीजिए। पहला, किस तरह से क्वेश्चन आए थे और अब किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा, अभी अप्रैल में एमपीपीएससी प्री का भी एग्ज़ाम है, तो हम दोनों के बीच कैसे संतुलन बनाएं और कैसे जो है वो तैयारी करें कि दोनों एग्ज़ाम टारगेटेड हो जाएं। तो इसलिए एक ही वीडियो से आज ये पेपर में सॉल्व कराऊंगा, और पेपर सॉल्व कराने के साथ साथ आपको बताऊंगा कि इस पूरे जो सिलेबस में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कौन से ऐसे सेक्शन है जो पीएससी प्री में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, दोनों के बीच आप संतुलन करते हुए भी तैयारी कर सकते हो। तो पूरा विस्तार से बताऊंगा, इसलिए काफी लंबा वीडियो होगा, तो उसको दो हिस्सों में बनाएंगे। एक वीडियो आ जाएगा और एक इसका जो सेकंड पार्ट है वो सैटरडे को आएगा। एक पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। पहले पार्ट में हम ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन सबसे पहले कवर करेंगे जिनका संबंध अभी एमपीपीएससी प्री के साथ कनेक्ट है, मतलब जो अभी आ सकते हैं उनको भी हम फोकस करेंगे साथ में इसमें देखने की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। 2022 का सामने आपके पेपर है। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उन्नत भारत अभियान के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक नहीं है। ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड भी है, क्योंकि उसके लक्ष्यों में ग्राम विकास कार्यों में भी परिवर्तनकारी बदलाव लाना था। एक लक्ष्य उसका ये भी था। प्राथमिक लक्ष्यों में भले ही ना कहो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट उसके उसमें था। अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन इससे हमको एक चीज समझ पड़ती है। तो पहले तो क्या करना है, देखिए आप हायर एजुकेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप ये एक लिस्ट बनाइए कि हायर एजुकेशन के लिए अभी कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स को रन कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एक आम आदमी से पूछे उन्नत भारत अभियान, वो कैसे कनेक्ट करेगा कि हायर एजुकेशन से जुड़ा। अगर उसने एक लिस्ट बना रखी है, आप एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर करिए। उस लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे, कम से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इससे कनेक्ट होते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे? फॉर एग्जांपल, इसी क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी, आपको दिख रहा होगा उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम। यानी ये तो साफ हो गया कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है, इसीलिए जो अगर कहा आ जाए इसको पूछा गया। नीचे लिखा है शिक्षित भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्वावलंबी भारत, संपन्न भारत। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें, तो इस प्रोग्राम का मतलब जो उद्देश्य था वो यही था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी हिस्ट्री है, विजन है, मिशन है। तो इसमें गांवों को कैसे जो अगर कहा जाए टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, गांवों को कैसे उच्च शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, इन सब विषयों के ऊपर बात की गई। लेकिन अभी चलो ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस में ये एक्चुअल क्या है ना, इसका जो मेन उद्देश्य विजन यही है। अगर आप इसको ध्यान से, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इन रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस, ये था। उस हिसाब से तो वो आंसर ही गलत होना था। मतलब इसके उद्देश्य को अगर ध्यान से देखा जाए कि उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जमीनी स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप सक्षम बनाने के शैक्षणिक संस्थानों, कार्यान्वयन एजेंसियों आदि में हम समन्वय करें और ग्रामीण विकास को जो है वो आगे लेकर जाए। तो वो तो उसमें ऑप्शन में नहीं है कि उन्नत भारत अभियान ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की परिकल्पना से प्रेरित है। टेक्निकली तो यही इसका दृष्टिकोण था मेन। ठीक है। यहाँ पर बस यही उन्होंने ये कर दिया कि अब उसको कैसे उन्होंने आंसर किया, बस ये है कि उन्होंने ये विजन जो था उसको ये मान लिया कि नहीं, ये विजन की बात हमने इसमें जो है वो नहीं पूछी, हमने गोल पूछा। तो उस कारण उसको गलत कर दिया। ठीक है, अपन मान सकते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखना है कि ऑलमोस्ट आप एक लिस्ट बनाइए, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको कम से कम अबाउट अस तो फॉलो कीजिए। उससे चीजों तक हमारी पहुंच जो है वो बेहतर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नहीं है। पहला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों का निर्माण करना। पहले तो हम समझें कि सपोज हमने नहीं पढ़ा हो, तब हम आंसर तक कैसे जाएंगे। और दूसरा कि हमने पढ़ा हो, तब हम तक कैसे जाएंगे, दोनों में। मान के चलो आपने नहीं पढ़ा इसको, ठीक है, मान के चलो, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भाई डिपार्टमेंट अगर साइंस और टेक्नोलॉजी का है तो नीति तो निर्माण कर ही रहा होगा, पॉलिसी मेकिंग का काम तो है ही इसी का यहाँ पर। दूसरा, मंत्रिमंडल की कैबिनेट वैज्ञानिक सलाहकार समिति, एक कॉमन सेंस से भी लगता है कि कोई ना कोई जो है अगर कहा जाए साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी होगी, उसको देखता होगा। फ्यूचरोलॉजी, ऑलमोस्ट आपको ये पता होना चाहिए भविष्य में जो तकनीकें आने वाली हैं
उन तकनीकों की स्टडी फ्यूचरोलॉजी के अंतर्गत आती है। और जितनी तकनीकें होंगी वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होंगी, किसी और चीज के ऊपर तो बेस्ड नहीं होंगी। क्या हम सोचेंगे एथिक्स के ऊपर बेस्ड होंगी या कोई स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएंगी? नहीं ना, साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ही होंगी। चौथा है उच्च शिक्षा संस्थानों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों की नियुक्ति करना। अब ये क्यों गलत है, आप खुद समझ, दिमाग लगाइए। क्या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी भारत सरकार का मध्य प्रदेश के किसी शैक्षणिक संस्थान में भर्तियां कराएगा? क्या आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ये भर्ती करा सकता है? क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संस्थानों में विशेषज्ञों की नियुक्ति करा सकता है? क्या आपको लगता है कि हमारे किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में करा सकता है? नहीं ना। उसके लिए हमने लॉ के तहत प्रावधान किया ना। आज अगर मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 हम उसके तहत करेंगे ना, जो भी हमको अपॉइंटमेंट करना है विशेषज्ञों की, उसमें हम लेके आएंगे कि विशेषज्ञों का पैनल कैसे आएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। हम इससे क्यों बात करेंगे? तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो वहां भी हमको ये आंसर तक जाने का रास्ता मिलता है। चलो, लेकिन लगता है कि नहीं? तो अगर हम केवल अबाउट अस पढ़ते तो अबाउट अस में भी हमको ये चीज जो है वो देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं कि हम दूर तक जाएं। तो अबाउट अस में देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी एज फॉलोइंग जो है वो मैंडेट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी रिलेटिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये ऑप्शन में पहला है, दिख रहा होगा। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ पड़ेंगी, हिंदी में पढ़ेंगे तो दिक्कत है। फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसी रिलेटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैटर रिलेटिंग साइंस जो है वो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी जो अगर कहा जाए ऑफ द कैबिनेट, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए ये दूसरे नंबर के ऊपर, ये पहला हो गया यहाँ। इसने ये मतलब सबसे पहले इसको ले लिया, फिर उसके जस्ट बाद जो अगर कहा जाए ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर बेसिक अगर कहा जाए इसी के अंदर है सब कुछ। पूरा इसी में से उठाया उसने, कहीं कुछ और से कुछ भी नहीं उठाया। ये फ्यूचरोलॉजी भी इसी से उठाया उसने। यहाँ बाकी चीजों से जो है वो कुछ भी नहीं उठाया कि आप सोचो कि कहीं कुछ किसी जगह से उसने उठा लिया। तीन तो कंटिन्यू उसने एक ही जगह से चीजों को उठाकर पूछ लिया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब इस तरह की मतलब जो भी टॉपिक्स हैं उनका अबाउट अस जरूर आपको पढ़ लेना चाहिए। अबाउट अस पढ़ने से एक बेनिफिट ये होता है कि हमको ये आइडिया हो जाता है कि वो किस विषय के ऊपर काम करने की बात कर रहा है। मतलब जो टेक्निकली उसका जो मैंडेट है वो कैसा है, कहाँ जाने की बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब हमको इसमें आंसर जो है वो मिल जाते हैं। तो तीन टॉपिक्स तो यहीं से हमारे सामने जो है वो आ गया यहाँ पर। और बाकी इसके अलावा फिर इस साल के लिए जैसे अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल इसके अंडर में काम कर रही है। नेशनल काउंसिल फॉर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इसके अंडर में काम कर रही है। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। अब ये क्वेश्चन इतना गलत होगा बच्चों का, क्योंकि जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप बोर्ड देखेंगे तो उनको लगेगा यार इंटरप्रेन्योरशिप बोर्ड तो हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप देखती हो। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जगह वो इंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करेगा बच्चा। अच्छा, ये होगा, इसके द्वारा जो है वो देखा जाएगा ये। फिर जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट बोर्ड किसके अंदर काम कर रहा है, तो हमको ये समझ पड़ गया कि इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है वो काम कर रहा है। या आपको हो सकता है कि ये रहे कि वो पूछ ले कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट कब पास किया। पेपर वाला है, उसके मन में होगा वो पूछेगा वो। तो कम से कम अगर हमको एक पेज को रीड करने से एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो रहा है तो उस क्वेश्चन पे हमको काम करना चाहिए। बाकी जो अगर कहा जाए, अगर चीजें हम छोड़ भी दें तो इस पे कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो ये बस एक आपको याद रखना है, इनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे शुरू के तीन जो ऑप्शंस उसने उठाए वो यहाँ से उठा लिए, और चौथा जो है वो ऑप्शन उसने जो है वो अलग करके जो है वो आपको यहाँ से जो है वो दे दिया। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण मिशन की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई, बिल्कुल सही है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो आप कोशिश करिए कि पूरी जो मतलब हायर एजुकेशन पे देखो, हायर एजुकेशन की जो स्कीम्स है ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड करो। एक करो कि स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम्स क्या चल रही है, मतलब आप जो अगर कहा जाए स्टूडेंट्स के लिए क्या स्कीम चला रहे हैं। फिर आप दूसरी करो कि जो टीचर्स है और ट्रेनिंग है इनके लिए क्या स्कीम चल रही है। दो अलग अलग कैटेगरी में स्कीम्स को जो है वो डिवाइड करो। उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब यही क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा, अब यही क्वेश्चन अगर इस साल आ जाए तो ये इस रूप में नहीं आएगा। क्योंकि 2014 में जब ये मिशन शुरू किया गया, देखिए इसका भी पेज मैंने खोल रखा है यहाँ पर, ये यहाँ सामने है, आपको दिख रहा है। अच्छा, दो चीजें इसमें बेनिफिट है, आप फुल फॉर्म करके अगर याद करने की आदत नहीं डालोगे तो आप एग्जाम में उलझ जाओ। आप कभी भी जो है वो अगर कहा जाए कि रोज आज से आप आदत डाल लो कि मुझे पूरा पढ़ना है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग, तो वो क्या पूछेगा कि PMMMNMTI का संबंध है
फर्स्ट एजुकेशन, टीचर्स एंड ट्रेनिंग, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, स्टूडेंट ग्रांट, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट, ऐसा कुछ भी, जो भी चार ऑप्शन उसको देना है दे देगा। अब अगर हमने यहाँ इसको पूरा पढ़ा होता तो हमको दिखता है कि ये टीचर्स और ट्रेनिंग का है। अब ये तो हमने कब लॉन्च कर दिया, दिसंबर 2014 में हो गया लॉन्च। अब 2020 में हम लेकर आ गए नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो ये फिट नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी। तब अब इसी मिशन को नए रूप में रीलॉन्च किया, तो अब क्या हुआ, अगर किसी ने यही पढ़ के चला गया और इसको उसने उठाकर इस रूप में पूछ लिया, स्क्रीन पे दिख रहा है, अब है मालवीय मिशन स्कीम टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, अब नया नाम आ गया। पहले ये नाम था, अब आ गया मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो 5 सितंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नए नाम से उसी मिशन को रीअरेंज करके, रीऑर्गेनाइज करके लॉन्च कर दिया। उसका नाम रखा मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। 5 से ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, तो ये आपको जो है वो आ सकता है कि हाँ भैया ये जो है वो लॉन्च हुआ। अब इसमें क्या है कि वो जो नया है वो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पूरा जो 2020 की जो है वो, तो अब इसके, अब वो वाले के ऑब्जेक्टिव से नहीं करना, अब इसके आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आपको, जैसे आपसे पूछेगा कि भाई ये जो स्कीम हमने लेकर आए हैं ये इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका क्या बैकग्राउंड, बैकग्राउंड तो नहीं पूछेगा, बैकग्राउंड तो वो पुराने वाले से हम चला जाएंगे, लेकिन अब उसके ऑब्जेक्टिव के किसके ऊपर बेस्ड है ये आपसे क्वेश्चन जो है वो पंच कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक लिस्ट बना लें। जैसे अभी 2025-26 के बजट के अंदर मेरिट करके उन्होंने न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर एक स्कीम इंट्रोड्यूस करी, मेरिट, MERIT। अब वो उस पे क्वेश्चन में से मैं दो चार बता दे रहा, पूरी तो मैं भी नहीं बता सकता यहाँ पर। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए, ये हम चले गए यहाँ से, ये मेरिट स्कीम के। अब ये जो स्कीम है ये 2000 अभी बिल्कुल नई है, ये दिख रहा होगा। तो अब आपको, अगर आपने फुल इसको पढ़ रखा है तो आपको, एक तो फुल फॉर्म पढ़ रखा है तो आप विजेता, क्योंकि आप आंसर तक चले जाओगे। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इंप्रूवमेंट टेक्निकल एजुकेशन मेरिट स्कीम, 4,200 करोड़ रुपए की सेंट्रल सेक्टर स्पॉन्सर स्कीम है, 2025 से 30 के लिए, अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट जो है। उसमें 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को हम अपग्रेड करेंगे, उनमें हमारा मध्य प्रदेश के इंस्टीट्यूट भी है। ऐसा नहीं कि हमारे इंस्टीट्यूट नहीं, अब ये नहीं, मतलब ऐसे आपको बहुत सारी स्कीम जो है वो मिलेंगी। तो एक आप आदत बनाइए कि एक लिस्ट बना लीजिए कि हाँ भाई फेलोशिप के लिए क्या चल रही हैं, या स्टूडेंट्स के लिए क्या चल रही हैं, या रिसर्च के लिए कौन सी स्कीम चल रही है। वो अगर एक लिस्ट बना ली तो आपको, जैसे अगर PMRF, PMRF का मतलब होता है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। अब प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप जो अगर कहा जाए, अभी नए इसी बजट में आई थी 2025-26 में, उसमें हमने कहा था कि हम फेलोशिप देंगे। रिसर्च, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हायर एजुकेशन में कोई रिसर्च करना चाह रहा है तो हम जो अगर कहा जाए उसको 10,000 फेलोशिप्स नहीं हम लेकर आएंगे। तो वो अगर आपको PMRF का फुल फॉर्म पता है तो आप विनर, फुल फॉर्म नहीं पता है तो फिर तो जो है कहानी जो है हो गई, फिर मतलब कुछ बचता ही नहीं। तो ऐसी एक लिस्ट आप जो है वो तैयार करिए। उसको, लिस्ट को तैयार करने से आपको काफी जो है वो हेल्प होगी एग्जाम में, ये याद रखिएगा। फिर अगला है नैक, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद के बारे में। अब सपोज मान के चलो, इतना तो सबने जब भी ये एग्जाम दिया होगा या अभी भी तैयार कर रहे होंगे तो नैक के बारे में सबको पता है। ऑलमोस्ट हम ये जानते हैं कि नैक एक नेशनल लेवल की बॉडी है। हमारे यहाँ इक्की दुक्की ही ऐसी बॉडी होंगी नेशनल लेवल की जिनके रीजनल हेडक्वार्टर हमारे पास होंगे। ये ध्यान रखिएगा, रीजनल, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ रीजनल हेडक्वार्टर, मैं ये वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ उसका मुख्यालय होगा। बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे यहाँ से ऑपरेट, क्षेत्रीय जो है वो। तो पहला तो यहीं पे ये हो गया कि इसका मुख्यालय इंदौर में, ये यही क्वेश्चन गलत हो कि वास्तव में इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंदौर में तो है नहीं। तो एक आपने एक जिसमें, यानी बी और सी तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है कि देश भर में, अब इसने क्या करा, आपको ये भी बोल दिया कि मैं आपको तो आंसर मक्खन की तरह दे रहा हूं। देश भर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय, अरे कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है उसके क्षेत्रीय कार्यालय या तो अपन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य ऐसे तोड़ते हैं, या उसकी नंबर्स होती है कि 6 क्षेत्रीय कार्यालय, 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 7 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, या देश भर में 5 हिस्सों में जो है, आप क्या लिख रहे हो वहां पर, इट्स एज रीजनल ऑफिस अक्रॉस द इंडिया। अक्रॉस मतलब हर जगह फैले हुए हजारों की तादाद में हो गए। वो तो ऐसे ही पढ़ने में गलत सिद्ध हो गया, ऐसे ही पढ़ने में गलत सिद्ध हो गया क्वेश्चन जो अगर कहा जाए। तो पहला दूसरा तो ऐसे ही आउट हो गया, तो अब आंसर तक जाने की तो जरूरत ही नहीं है।
आपको मालूम है कि एक्रेडिटेशन के लिए है जो है वो, यानी प्रत्यानयन करेगी, स्वायत्त है, ऑटोनोमस है, यूजीसी के अंतर्गत आती है, बैंगलोर से ऑपरेट हो रही है। अभी जो अगर कहा जाए 5 साल के लिए ये प्रक्रियाओं को देख रही है, मतलब अभी अगर आप नैक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करेंगे यानी प्रत्यायन लेंगे, मान्यता भी कहना गलत है क्योंकि वो एफिलेशन नहीं देती, ये भी एक गलत वर्ड मेरे मुंह से निकला है ना। एफिलेशन की बॉडी नहीं है, एफिलेशन तो आप एआईसीटी से लो, यूजीसी से लो, इस तरह के इंस्टीट्यूशन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एफिलेशन लेना है कि हाँ भैया हमारे पास फलाने की मान्यता है। लेकिन उसका प्रत्यायन करना मतलब कि एक्रेडिटेशन, यानी एक प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम कह लो आप देसी भाषा में, वो कर रही है। 5 साल के लिए करती है। साइकिल होते हैं, साइकिल 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। एक बार आप एंट्री हो गई आपकी किसी एक में, तो फिर आप 5 साल के लिए फ्री हो गए। 5 साल के बाद ही आप अगले उसके लिए अपग्रेड कर सकते हो, बाकी और भी कुछ रूल है इसके अंदर। तो यार हालांकि अब वो 5 साल की कहानी में भी इनने क्या कर रखा था कि जब ये नैक को खड़ा किया, तो डैक के खड़े होने के दौरान उन्होंने तय किया कि भाई हम जो प्रत्यानयन करेंगे यानी जो एक्रेडिटेशन करेंगे, उसमें हमने ये कह दिया कि भाई हम पूरी प्रक्रिया को कई चरणों में करेंगे। चरण का मतलब है कि हम A++ भी देंगे, फिर A+ देंगे, फिर A देंगे, फिर B++ देंगे, फिर B+ देंगे, फिर B देंगे, यहाँ पर फिर C और D, ऐसे टोटल 8। और उसके सीजीपीए उन्होंने, जैसे किसी का 3.5 से 4 के बीच स्कोर आ जाता है तो A++। अब इनको लगा कि ये तो गलत है, तो अभी एक कमीशन जो है वो सरकार ने कमेटी अपॉइंट करी थी, राधा कृष्णन कमेटी, वो भी आप याद रखिएगा। उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे अब ये काम करने लगे। उस राधा कृष्णन समिति ने कहा कि भाई ये जो बेबुनियादी इतना लंबा चौड़ा आपने चरण करा है, A++, फिर A+, फिर ए जो है वो, फिर B++, फिर B+, फिर B, इसको हटाओ और आप दो तरह से करो। ठीक है, और उसको बाइनरी सिस्टम पर ही रखो, बाइनरी के ऊपर, या तो है तुम्हारे पास जो है वो अगर कहा आ जाए, यानी जैसे कहते हैं ना कि रेटेड हो कि भैया होटल, या तो रेटिंग है या तो नहीं है। ऐसा मत करो कि भैया 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, ऐसा नहीं। या तो आप उसके अंतर्गत आ रहे हो या नहीं आ रहे, उसको बाइनरी एक्रेडिटेशन कहा जाता है, और उसके आधार पर वो काम करेगा दो तरह से। अब वो राधा कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार काम कर रही है। 2024 में सरकार ने उस रिपोर्ट को जो है वो लागू करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। अब कब तक वो लागू करेगी, क्या करेगी, वो देखने वाली बात है, क्योंकि कमेटी 22 में बनी, उसने रिपोर्ट 23 में दे दी। सरकार ने कहा कि हम करेंगे काम। तो आप इस आंसर तक क्या नहीं जा सकते थे? खुद ही जा सकते थे, किसी को और मेहनत की जरूरत नहीं है। स्वयं कहीं भी आप अगर आपने स्वयं अगर पढ़ा होगा, अपने स्तर पर भी पढ़ा होगा, तो स्वयं की जो कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा, तो स्वयं की पहली जो लाइन होगी, उस पहली लाइन के अंदर ये बात लिखी होती है कि स्वयं को हम सब तक पहुंच, पहले तो देखिए, आपको स्वयं का फुल फॉर्म, स्टडी वेव्स टू अचीव लर्निंग द यंग एस्पिरेंट जो है वो माइंड, यानी ये हमारे दिमाग में आ गया कि यार स्वयं क्यों लाया गया। ठीक है, ये आपके और मेरे लिए, यानी स्टूडेंट्स के लिए लाया गया, मेरे लिए तो आपके लिए। दूसरा कि स्वयं एक नेशनल जो है अगर कहा जाए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है आज। जितने भी मैसेज, देखिए सरकार, आप सोचे कि ऑफलाइन सबको अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशन तक बुला ले, बहुत कठिन काम, बहुत ही कठिन काम। लेकिन वो पूरे देश में जो है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, या ऑनलाइन, जैसे आज आप मेरे पास किस प्लेटफॉर्म से हो, आप एक प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच, ठीक है, सबको बराबर मिल जाए और सबको क्वालिटी पूर्ण कंटेंट मिले। ये तभी हो सकता है जब आप ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सब लोगों को एक ही जैसी चीज अवेलेबल होगी। ऑफलाइन में हम क्या करते हैं, कई बार आपने कभी स्कूल कॉलेजों में ये चीज देखी होगी, स्कूल वाले तो बड़ा कमाल करते हैं कि कमजोर बच्चों को सेक्शन डी में डाल दिया, बहुत इंटेलिजेंट को सेक्शन ए में डाल दिया, उनके लिए अच्छे टीचर, कई लोग करते हैं, इसमें बायस है चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, आप खुद भी अब देखोगे तो आपको ये चीज होगी, तो वहां तो आप जो है अगर कहा जाए पहुंच तो कर रहे हो, लेकिन निष्पक्षता और जो है अगर कहा जाए गुणवत्ता से कंप्रोमाइज कर। लेकिन अगर 1,000 बच्चे अलग अलग गांवों, कस्बों, शहरों में बैठकर स्वयं पोर्टल के माध्यम से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तो सबको एक्सेस, क्वालिटी और जो है वो अगर कहा आ जाए इक्वलिटी बराबर मिलेगी। इसी के तहत इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। तो आपको एक तो स्वयं के लिए पता होना चाहिए कि शिक्षित भारत उन्नत भारत फ्री ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, और इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। 9 जुलाई 2017 से काम कर रहा है। कोर्सेज कहाँ के हैं, तो आप क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज इसके ऊपर देख सकते हैं।
मतलब कोई भी बच्चा जैसे 10वीं में है, 11वीं में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो इसके कोर्सेज को जो है वो देख सकता है या वहां से ले सकता है। और वो कोर्सेज भी कई हिस्सों में डिवाइड होते हैं जो हम करेंगे आगे बात। तो एक ये बेसिक है कि अगर हमने केवल और केवल उसको बुनियादी रूप से पढ़ रखा था, उसने देखो कभी भी हमेशा याद रखिए, बच्चे क्या सोचते हैं, बहुत अंदर तक चला जाऊं, स्वयं के ऊपर 100 पेज की फाइल पढ़ लूं। अरे बेसिक तो पढ़ो यार। सबसे पहले होता है कि उसका इनिशियल लेवल पर वो क्या पूछना चाह रहा है, मतलब वो लाया क्यों गया, कब लाया गया, और उसका मेन प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है। वो तीन बातें आपने अगर कॉपी के अंदर लिख के रख ली तो आपको मान के चलो कि 90% क्वेश्चन फंसने की संभावना वहीं से। 10% चलो बहुत बाल की खाल वाला आ जाएगा, हम वो 20 क्वेश्चन की बात ही नहीं करते। हमेशा बच्चे गलती क्या करते हैं, चाहे वो पीएससी का प्री हो चाहे कोई एग्जाम, वो बात कर, अभी मैं बताऊंगा इसमें भी पीएससी की प्री के हिसाब से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ऊपर नीचे पढ़ाता तो गड़बड़ हो जाती। बच्चे क्या सोचते हैं कि वो जो 20 क्वेश्चन कहाँ से आए, 80 कहाँ से आए उस पर बात थोड़ी करते हैं। 20 कहाँ से आए उनको ढूंढने में वो 80 को गवा बैठते हैं। आपको उन 80 को अच्छा करना है, उन 20 को या 10 क्वेश्चनों को अच्छा नहीं करना है कि जो बहुत ही ज्यादा आड़े तेड़े कहीं से आ गए, उनकी रिसर्च करोगे तो रिसर्च ही करते रह जाएंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूनेस्को द्वारा सुझाए गए शिक्षा के स्तंभों को जो है वो इंगित करता है। अब बहुत सिंपल सी लॉजिक है यार, समझो पहले। आपके सिलेबस में उन्होंने यूनेस्को डाल दिया, यूनिसेफ डाल दिया, वर्ल्ड बैंक डाल दिया, और एशियन डेवलपमेंट बैंक डाल दिया सिलेबस में। आपका सिलेबस है किसका, हायर एजुकेशन का। एग्जाम कंडक्ट किसके थ्रू हो रहा है, हायर एजुकेशन की। नौकरी कहाँ मिलेगी, हायर एजु तो आप हायर एजुकेशन से पढ़ो ना, आप यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट थोड़ी पढ़ोगे। वो आना है तो पेपर 1 में पूछेगा ना, पेपर 2 में क्यों पूछेगा। ठीक है। आप सोचो कि वर्ल्ड बैंक के तहत रोड डेवलपमेंट के लिए कौन सी योजना चल रही है, नल प्रदाय के लिए कौन सी योजना चल रही है, सैनिटेशन के लिए, अरे क्यों पूछेगा। हायर एजुकेशन के लिए कौन सी चल रही है वो देखो। आप हमेशा जस्टिफाई करो कि पेपर क्या कहना चाह रहा है और सिलेबस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सॉरी पेपर तो पहले बात नहीं करूंगा, सिलेबस क्या कहना चाह रहा है। सिलेबस कह रहा है यूनेस्को मतलब एजुकेशन के हिसाब से। तो यूनेस्को को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यूनेस्को दो तरह से काम करता है। एक, अब सबको इतना तो मुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि यूनेस्को है क्या। यूनेस्को तीन विचारों पे काम करने वाली संस्था है, जो टेक्निकली अगर कहा जाए एजुकेशन, साइंस और कल्चर, तीनों को लेकर चल रही है। यानी यूनेस्को का जो मेन है वो यहाँ पर है, ये कि तीन चीजों के लिए। अब आप बच्चा क्या पढ़ रहा है कि भारत में यूनेस्को की टोटल साइट्स कितनी है, हमें क्या लेना देना। हमें सबसे पहले देखना है कि चूंकि आपका एजुकेशन है, तो अगर हम इंटरनेट पर एक सिंपल एक बच्चों वाला प्रश्न टाइप करें, यूनेस्को एजुकेशन पिलर, तो हमें 50 जगह यूनेस्को के ये चार पिलर मिल जाएंगे। चार पिलर हर जगह लिखे मिल जाएंगे, कोई ऐसी जगह नहीं है लिखा हुआ है यूनेस्को 4 पिलर ऑफ एजुकेशन प्रपोज्ड बाय जो है जैकस डेलोर्स, ठीक है, कमीशंस 1996, प्रोवाइडिंग द होलिस्टिक जो है वो फ्रेमवर्क द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लाइव टुगेदर, लर्निंग टू बी। ये उसने यहाँ लिख दिया, इसी में से तीन कट करके उसने उठाकर जो है वो पूछ लिया। चौथे की जगह उसने कर दिया ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सब। तो आपको ये पता होना था कि यूनेस्को टेक्निकली अगर कहा जाए क्या काम कर रहा है। अब आप गए कि मैं पूरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिंदुस्तान की याद कर लूं। हाँ, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, नो डाउट। आपको कम से कम इतना पढ़ना आना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन से, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज तो पढ़ ली यार, तीन हमारी वर्ल्ड हेरिटेज है, टेंटेटिव भी पढ़ ली 15 है, वो इसमें नहीं आना है। लेकिन इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो क्या यूनेस्को कोई ऐसी रिपोर्ट्स या कुछ ऐसा कर रहा है जो हमारे लिए आता है। तो जैसे हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप पे काम कर रहा है, जिससे वहाँ की तकनीक शिक्षा आदि को हम समझ पाए, उसमें ग्वालियर और ओरछा शामिल है। वो आप एक लाइन लिख सकते हो कि यूनेस्को के हिस्टोरिकल जो है वो अर्बन लैंडस्केप में हमारे ग्वालियर और ओरछा शामिल है। चूंकि संगीत भी शिक्षा का एक आधार है, अगर आप कला को भी देखेंगे तो शिक्षा के अंदर पढ़ा जाता है। तो उसमें जो अगर कहा आ जाए कि यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर अगर हम क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत जाएंगे तो हमारा ग्वालियर आएगा संगीत के लिए, वो आपने लिख लिया। तो वो आपको पूछेगा यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है, तो जैसे आपको चंदेरी दे दिया या ग्वालियर दे दिया या कुछ और एक दो नाम उसने भोपाल इंदौर दे दिए, वो हमारे लिए आ गया। या यूनेस्को कोई ऐसा प्रोग्राम हमको चला रहा है
जो सीधे जो अगर कहा जाए भारत में एजुकेशन के लिए काम करता है तो वो INCCU चला रहा है। तो आपको INCCU पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कमीशन कोऑपरेटिव विद यूनेस्को। ठीक है, मतलब एक जो है ये आपको पता होना चाहिए कि यार जो है वो INCCU का क्या कंसेप्ट है, INCCU कैसे काम करेगा। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो वो हमारे लिए काम, बाकी चीजें काम की नहीं है। INCCU ये यूनेस्को के थ्रू हमारे यहाँ चल रहा है। तो अभी हमारे सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये लिखा है भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहकारिता आयोग। ये हमको आना चाहिए कि हाँ यार ये हमारे यहाँ जो है वो इससे जुड़कर चल रहा है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, बाकी चीजें जो है वो नहीं पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसका जो है वो NIC में महत्वपूर्ण, अब देखो पिछली बार NIC उन्होंने अलग से एक टॉपिक डाला, इस बार नहीं। फिर भी अगर हम बात करें NIC, मतलब सिंपल सी लॉजिक है, भारत में जो इस समय IT, AI, E गवर्नेंस के प्रोग्राम चल रहे हैं उसको NIC ही मैनेज करता है ज्यादातर। जैसे मध्य प्रदेश में अगर आप डिस्ट्रिक्ट पोर्टल्स देखोगे, हर डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के नीचे NIC लिखा आता है। तो अगर कहा जाए जैसे उसमें ऊपर के जैसे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, तो ऊपर के दो में तो लगा दिया तो क्वेश्चन यहां से फिट हो गया कि हमको अगर 50-50 तक जाना है, 50-50 तक जाना है तो कोड्स ट्रांसपोर्ट इसमें। तीसरा है स्वच्छ भारत मिशन, पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम पर हो रही है पूरी। चलो मान के चलो कोई स्टूडेंट को लगे कि सर मैं कंफ्यूज हो गया, तो भी आप दो में कंफ्यूज होते ना, दो में ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम हॉल के अंदर सबसे बड़ी ताकत यही है कि माइनस मार्किंग वाले पेपर में अगर आप आधे तक पहुंच गए तो विनर। क्योंकि गलत या सही की संभावना 50-50 है, यानी सिक्का हेड होगा या टेल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर चारों में से एलिमिनेट करने में चारों ही नहीं बन रहे तो फिर तो आपको छोड़ने ही मजबूरी है यहां पर। तो कोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट तो ऐसे ही देख के समझ पड़ जाता। स्वच्छ भारत और खेल प्रशासन में आप तुक्का मारते, हो सकता है कि कोई स्वच्छ भारत मारता, हो सकता है कि कोई खेल प्रशासन में मारता। यहाँ पर ये 2003 में शुरू किया गया NPTEL, निम्नलिखित में से कौन सा। अब जो मैंने ये बोला कि इसको समझाने से अच्छा है आप एक लिस्ट बनाओ, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, इंडियन नेशनल कमीशन कोऑपरेटिव विद यूनेस्को। अब वो आपसे ये पूछ ले INCCU का फुल फॉर्म क्या है, उसने उठा के पूछ लिया। अब हम कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या जो है वो अगर कहा जाए कैसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो जैसे अभी हमको ये समझ पड़ा कि अगर मान के चलिए हमने इसका फुल फॉर्म पढ़ रखा था, इसलिए का नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, तो हमें ये तो समझ पड़ गया कि NPTEL प्लेटफॉर्म जो है वो टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड करने के लिए एक्चुअल क्या है, ये स्वयं पोर्टल से ही जुड़ा हुआ है, यानी ये स्वयं का ही छोटा भाई है। जब स्वयं अभी जो स्वयं लाया वो इसी के इनिशिएटिव से, मतलब जब आप स्वयं पर जाओगे तो इसी के जो है वो इनिशिएटिव से। पहले ऑलरेडी जो अगर कहा जाए कि NPTEL काम कर रहा था तो आप ये कम से कम जैसे NCERT फुल फॉर्म, NIOS फुल फॉर्म, AICT फुल फॉर्म, ठीक है, या NPTEL फुल फॉर्म, IIMB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर जो है वो, CEC, UGC, इग्नू, NITTTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स जो अगर कहा जाए ट्रेनिंग रिसर्च यहाँ पर, इनके फुल फॉर्म आप याद कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चंस के बनने की संभावना ज्यादा है। प्लस इससे एक और बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको अगर उसने क्वेश्चन को गुमराह करके पूछा, जैसे वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग से संबंधित है, NPTEL स्वयं कुछ जो भी पूछना चाहे उसके ऊपर है कि क्या पूछेगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा रूसा का, देखो रूसा अब तो नहीं रहा, गया रूसा, क्योंकि अब आ गया है PM ऊषा। हालांकि यह है कि रूसा एक्चुअल क्या होता है ना, देखो वर्तमान सरकार कभी भी पुरानी सरकार की योजनाओं को फुल फ्लैश तरीके से लागू करने से परहेज करती है। उसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण ये है कि अगर इन योजनाओं में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो निश्चित रूप से जो पुरानी सरकार है उसको अप्रिशिएशन ज्यादा मिलता है ना। जैसे रूसा, अब रूसा जो है वो आया था 2013 में, उसके दो चरण थे, रूसा 1.0 और रूसा 2.0। उद्देश्य उसका था कि भाई हम जो है वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बेहतर करेंगे, कैसे ना कैसे उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण लेके आएंगे, सामाजिक रूप से वंचित समुदायों में समानता लेकर आएंगे, जितने पॉइंट लेके सब उसके उद्देश्य थे। और इसके लिए फिर हमने दरवाजा खटखटाया वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक ने उसके लिए जो है वो हमको फंड किया। वर्तमान सरकार ने 2020 की जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो उनको लगा कि नहीं अब हमको रूसा की जगह कुछ और करना चाहिए। तो रूसा चल रहा है लेकिन अब नए नाम से जो है वो खड़ा हो गया, और उसको अब हम बोलने लगे PM ऊषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। PM ऊषा और रूसा में एक सबसे बड़ा जो बुनियादी अंतर है वो तो ये है कि PM ऊषा में वर्ल्ड बैंक का कोई भी फंड नहीं,
ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक से फंडेड स्कीम नहीं है, रूसा वर्ल्ड बैंक से जो अगर कहा जाए फंडेड स्कीम थी। तो 2023, जून 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषित करा कि अब वो जो रूसा है वो हम, मतलब उनने ये नहीं कहा कि हम रूसा को कर रहे हैं, उनने कहा साहब हम जो है वो हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से बदलाव करना चाहिए, और उसके लिए हम ला रहे हैं पीएम ऊषा, है ना। तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान उन्होंने लेकर आए, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए खुद का फंड, तो उन्होंने 2023-24 से 2025-26 के लिए 12,926 करोड़ रुपए का एक फंड, यानी उसके लिए अलग से सैंक्शन भी कर दिया कि भैया जो 12,926 करोड़ हम देंगे, इससे से इसको जो है वो चलाएंगे, और पूरी यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि में कुछ नया इनिशिएटिव करेंगे। नया इनिशिएटिव, अब आप कहोगे नया इनिशिएटिव का मतलब है, जैसे पीएम ऊषा के तहत हम मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में 3 यूनिवर्सिटी को मेरू यूनिवर्सिटी के रूप में खड़ा करा है, और जो मेरू वर्ड है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विचार है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। अलग से कोई यूनिवर्सिटी मेरू नाम से नहीं बन रही कि आप सोचो कि मेरू नाम की कोई अलग से यूनिवर्सिटी, हाँ मेरू का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, वो उन्होंने लेकर आए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह की यूनिवर्सिटीज की बात है कि एक यूनिवर्सिटी बहुआयामी क्षेत्रों को लेकर चले, ऐसा नहीं कि एक ही क्षेत्र को लेकर चल रही है कि हाँ भाई एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर की बात कर रही है, क्या बोलते हैं कि आपका मेडिकल है तो मेडिकल की बात करेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं होना चाहिए ना, बहु जो है वो आयामी उसके अंदर विचारों को रखना चाहिए। हमारी 3 यूनिवर्सिटी चुने, पीएम उषा के तहत बरकतुल्ला चुना है, सम्राट विक्रमादित्य चुनी है, और तीसरी जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर चुना है। ये जो है मेरू है, और इन तीनों को 100-100 करोड़ रुपए दिया है कि आप करो अपनी यूनिवर्सिटी इसको अपग्रेड। तो अब वो रूसा नहीं है, अब हमको ये पता होना चाहिए कि रूसा पीएम ऊषा में खड़ा कन्वर्ट हो गया। पीएम ऊषा 2020 की एजुकेशन पॉलिसी के विचारों पर टिकी हुई है, और 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में कई बातें ऐसी हैं जिनको लागू करने के लिए हमने जो है वो पीएम ऊषा को लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि मेरू, और मेरू के तहत पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसमें 35 यूनिवर्सिटी उनने चुनी, और उनमें से 3 हमारी हैं, जो कि ठीक ठाक है, हम मान सकते हैं कि ठीक फिगर फिगर है यहाँ पर। तो ठीक फिगर में मतलब 3 कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, अभी उसमें से आपको, जैसे आप अगर पढ़ के ना जाए तो बरकतुल्ला, सम्राट, विक्रमादित्य और जीवाजी के साथ देवी अहिल्याबाई मार दोगे, क्योंकि देवी अहिल्याबाई लगेगा बड़ा नाम है, तो क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद जारी, मैंने क्या बोला था कि 5 साल के लिए, देखो इसमें क्या होता है, साइकिल होते हैं, एक साइकिल। अब तो ये प्रक्रिया मैंने क्या बोला ना कि अब इसको खत्म करने की ओर सरकार बढ़ गई। खत्म करने के लिए और क्यों बढ़ गई, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें एक नई तरह की इंस्टीट्यूशन की बात है, एनएससी। ये ध्यान रखिएगा, पहले जो था वो एनएएसी का प्रावधान था, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर एक हम कहें कि स्वायत्त संस्था के रूप में काम कर रहा है। लेकिन जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर हमने बिल्कुल नई तरह से बात की। हमने एक एनएसी, यानी सिंपल सी बात अगर कहा जाए कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल नाम की एक नई जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो हम लेकर आ रहे हैं। उसके लिए बात आई, तो पहले तो क्या था कि 5-5 साल के चरण थे, अब वो 5 चरण क्यों 5 साल के लिए देते थे। सपोज मान के चलिए आपको एक्स यूनिवर्सिटी, आपने एक्रेडिटेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया, आपको मिल गया सब प्रत्याय, आपको लगा यार मेरे को तो B+ मिला है, अब B+ से मेरे को ए पे आना है, मेरे को A+ मिला है, मेरे को A++ पे आना है, अब अगले साल फिर अप्लाई कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी ना, हर साल थोड़ी अप्लाई करोगे। ऐसी स्थिति में तो वो कभी अपने अंदर सुधार करेगा ही। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुक्का मार के देख लेते हैं, जैसे होगा ना कि एक साल में अगर 10 एग्जाम हो जाए, पीएससी यही असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 5 एग्जाम हो जाए, तो कोई बच्चा सीरियस एग्जाम नहीं देगा। उन्होंने कहा यार ठीक है, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाए, अगली बार नहीं हुआ अगली बार हो जाए। अब पता चले कि अब एग्जाम जो है वो 2022 के बाद अब हुआ, तो पूरी डू एंड डाई मेहनत करना है। 26 के बाद उन्होंने कहा साहब 29 में होगा, तो डू एंड डाई मेहनत जो है वो करना है। तो उन्होंने 5 साल का एक पैटर्न इसमें सेट किया कि आपने अगर मान के चलिए एक बार अप्लाई कर दिया है, साइकिल 1 में आप आ गए हो, तो साइकिल 2 में जाने के लिए आप 5 साल वेट करो, उसके बाद साइकिल 3 में जाने के लिए 5 साल वेट करो, फिर उसके बाद अगली साइकिल में जाने के लिए 5 साल वेट करो। हालांकि इसमें भी कुछ जो है अगर कहा आ जाए रिलैक्सेशन है, वो कभी जब भी आप जहां भी जिन टीचरों से पढ़ रहे होंगे उन्होंने आपको वो चीज़ बताई होगी कि कई बार जो है वो, जैसे आपका अगर मान के चलिए A++ है और A+ है, कंटिन्यू जो है वो आपका 2 साइकिल पे, तो फिर आपको जो सर्टिफिकेशन है आपका 5 साल से 7 साल तक भी वो बढ़ा सकते हैं, 5 to 7 भी कर सकते हैं आइडियल केसेस में। फिर अगला है मध्य प्रदेश में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बच्चों वाले क्वेश्चन।
बच्चे वाले क्वेश्चन है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा नहीं, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप जब जाएं तो उसमें मैं आपको यहाँ दिखा भी दूंगा, एक पार्ट है, ध्यान से समझिएगा ना, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको फटाफट। कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है, पार्ट 14, जो कि संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की बात कर। इसमें 7-8 आर्टिकल है जो मुझे आपको याद लगता है कि आपको याद रखना चाहिए। पहला आर्टिकल जो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 309, संघ और राज्य की सेवाओं में जो सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती। आज जो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम दे रहे हैं, ये जैसे एक स्टेज में होगा, इसमें डायरेक्ट एक एग्जाम होगा, आपका एमसीक्यू फॉर्म में, फिर इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा। कहाँ से ये रूल आया, ये भर्ती और सेवा का जो रूल है वो कहाँ से आया? ये हमारे जो अगर कहा है आर्टिकल 309 के तहत, प्रदत्त शक्तियों के तहत आया। आप कोई एक सिंगल जो अगर कहा आ जाए व्यापम का नोटिस उठा के देखो। अभी एक दिन मैंने बच्चों को बताया भी था कि अगर आप व्यापम की वेबसाइट पर जाओ और एक जो एडवर्टाइजमेंट देखो तो उसमें ये लिखा रहता है कि साहब ये संविधान के फलाने आर्टिकल के तहत हमने ये डाला। 309 के संघ में आप जो भी भर्ती प्रक्रिया कर रहे हो उसकी सेवा सर ये 310 के सेवा करने वाले व्यक्ति, यानी आपकी जो एक्चुअल पदावधि होगी वो क्या होगी? आप कहोगे साहब मैं 60 साल में रिटायर हूं, अरे नहीं भाई, कभी भी रिटायर कर दें। तुम सोचो कि मैं एकदम पत्थर की लकीर नहीं, क्योंकि यहां आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर। 310 तो साफ कहता है कि आप जितने भी लोग हो हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी, चाहे वो सिविल सेवक हो चाहे कोई भी हो, अगर वो पद धारण कर रहा है तो आईएएस है तो आईएएस को नहीं निकाल सकते, निकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो, प्लेजर पे है। और आप, ये लिखा है राज्य की सिविल सेवा का सदस्य या राज्य के अधीन कोई भी सिविल सेवा का पद धारण करता है। कोई कहे कि साहब मैं तो डिप्टी कलेक्टर बन गया, मैं तो अमर हो गया, नहीं साहब, कल निकाल लो, कल निकाल दे अगर कहा जाए। प्रसाद पर्यंत है, उनके पास बहुत पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अगर कहा जाए, ये राज्यपाल को पावर दी कि आप प्रसाद पर्यंत पद पर बैठे हो, ठीक है, प्लेजर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जो अगर कहा जाए कि पत्थर की लकीर है कि यहाँ पर है। हाँ, हालांकि प्रक्रियाएं तो रहेंगी, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कोई भी निकाल देगा, बट उन्होंने ये बात साफ कर दी कि हाँ हम जो है वो प्रक्रियाओं को जो है वो देखेंगे जैसे भी होगा। तो कुछ चीजें आपको इस पार्ट के अंदर याद रखना है, जैसे 309, 310, 311, आपको जिस व्यक्ति ने अपॉइंट किया, जैसे अभी आपको एमपीपीएससी से अपॉइंट होंगे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार, राज्यपाल के द्वारा आपको नियुक्त किया गया, ये ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि आपको नियुक्ति वहां से। तो आप सोचो कि आपको यूनिवर्सिटी का चांसलर आपकी पोस्ट से हटा देगा, सॉरी जो अगर कहा जाए वाइस चांसलर पोस्ट से हटा देगा, या जो अगर कहा जाए कि रजिस्ट्रार आपको आपकी पोस्ट से हटा देगा, नहीं हटा सकता 311 के तहत, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार ने यानी कुल सचिव ने नहीं करी है, ये ध्यान रखिएगा। तो 311 बहुत बड़ी पावर है। ऑल इंडिया सर्विसेज 312। अब सीधे नीचे अगर हम कहें कि लोक सेवा, अब 2-3 आर्टिकल याद करने, वैसे तो आपने जिन टीचर्स पढ़ा हुआ उन्होंने बताया ही होगा आपको। जैसे 315, संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग, सबको मालूम है कि 315 के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। सदस्यों की नियुक्ति 316 में लिखी हुई है, तो 316 के तहत हमको मालूम है कि मध्य प्रदेश, अभी छोड़ दो, मध्य प्रदेश में जो मेंबर और अध्यक्ष होगा वो 6 साल या 62 साल के लिए अपने पद पर बना रहेगा, अकॉर्डिंग टू 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 41वें संविधान संशोधन के द्वारा जो रिटायरमेंट एज है एमपीपीएससी के मेंबर की, वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। आप में से कितनों को याद है 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ये एक आपको याद रखना कि हाँ भाई ये हमारे लिए ठीक है। 317 कि उसके सदस्य को हटाया जाना, आप ध्यान रखिएगा ये पूरा तो रीड नहीं कर सकते। एमपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को टेम्परेरी सस्पेंड कर सकता है गवर्नर, लेकिन पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति भी मन से नहीं करेगा उसको, राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 145 की शक्तियों के तहत जांच कराएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा उसके बिहाफ पर हटाएगा। हाँ, जितनी देर के लिए वो जांच चल रही है उतनी देर के लिए आपको गवर्नर को कह दिया कि यार अभी तो जांच की रिपोर्ट आई नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, एक काम करो अभी आप सस्पेंड कर दो, तो वो निलंबित कर सकता है, रिमूवल नहीं कर सकता। राज्यपाल को अधिकार नहीं है कि वो करे। तो ऐसे अगर आप इसको पूरा ध्यान से देखोगे कि लोक सेवा आयोग जैसे कि कृत्य क्या है, तो हमको दिख रहा है कि भाई जो काम है उसके वो सब यहाँ पे लिखे हैं। 320 आपको याद रखना चाहिए कौन कौन से काम होंगे 320 के तहत, ठीक है। अगर आपको उसके कृत्यों को और ज्यादा बढ़ाना है तो 321 के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा को राइट है कि उसकी एमपीपीएससी की पावर्स को बढ़ा सकते, शक्तियां दे सकती है ज्यादा, उसके फंक्शंस को और ज्यादा कर सकते। 323(2) के तहत आप देखो, मध्य प्रदेश के हिसाब से बात करेंगे अपन, है ना, 323 क्लॉज 2 के तहत हमारा
जो प्रतिवेदन होगा एमपीपीएससी का वो राज्यपाल को जाएगा। अब आपको कि इनको याद कैसे करें। जैसे मैंने आपको दो आर्टिकल बताया, दोनों को आप आसपास से ढूंढो ना, आसपास से। जैसे यहां पर एक सिंपल है ना, व्यापम। एक्चुअल क्या, शुरू से व्यापम बोलने की आदत पड़ गई ना, तो एम्प्लॉयमेंट, एमपी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड को व्यापम ही बोलना, मतलब ऐसा लगता है कि वो व्यापम ही। अगर हम सबसे पहली रूल बुक पे ही जाएं, किसी भी रूल बुक के ऊपर चले जाएं, कोई हमने, एक सेकंड ये सब बंद कर दें। हम किसी भी रूल बुक को जब हम पढ़ते हैं, कोई भी जो रूल बुक होती है, उस रूल बुक के अंदर इस बात को जब आप नीचे जाओगे, एक सेकंड रुकिए, एक एक मिनट के, इसको एग्जाम रूल बुक ले लेते हैं, एक मिनट रुकिए ना। यहाँ पर दो चीजें दिखा रहा हूँ आपको ना, जिससे आपको समझ पड़े। ये हम चले गए, ये यहाँ पर। अब जैसे मान के चलिए कि ये आपको एग्जाम्स हैं, जैसे ये एग्जाम, रिक्रूटमेंट एग्जाम का, स्टाफ नर्स का, या ये जो सब इंस्पेक्टर का, इनमें से कोई भी जब आप इसको रूल बुक को, बच्चे क्या करते हैं, रूल बुक आदि पढ़ते हैं। रूल बुक को आप जब पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो किसी एक जगह पर ये लिखा होगा, जैसे यहां पर ये रूल बुक शुरू हुई, क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन रूल बुक। रूल बुक में क्या लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309, वो उसी पार्ट का है, संघ और राज्य के अधीन सेवा वाले 309 में के परंतु प्रदेश शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा एदत राज्य शासन के विभिन्न विभागों सेवाओं के तहत जो है वो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है इसको, और उसके लिए हम रूल बना रहे हैं, और ये रूल जो है वो फलानी चयन समिति के तहत होगा, ये सब ये हमने जो है वो रूल बना दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए ना, ये आर्टिकल, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि 300, मतलब आपके लिए जो प्रावधान किया, ये उसी पार्ट का हिस्सा है। अब ये जो बच्चे कह रहे हैं ना कि पीएससी प्री, ये सब पीएससी प्री के क्वेश्चन। अभी इस साल हो सकता है कि अप्रैल में पीएससी प्री में आ जाए रिक्रूटमेंट कंडीशंस के लिए, जो अगर कहा जाए रूल बनाने की शक्ति किस, ये आ जाए कि एमपीपीएससी के जो चेयरमैन हैं या मेंबर्स हैं, उनकी जो कार्यकाल है, उसको 60 से 62 के संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 41वें 42वें 43वें 44 से कंफ्यूज हो गए। और अगर मान के चले तुक्का मारेंगे तो एक 41st तो कभी नहीं मारेंगे, 42nd ही मारेंगे। वहां जो अगर कहा जाए चीज जो है वो बिगड़ जाएगी, तो वो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पर, खुद एमपीपीएससी एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और उसका खुद का प्रतिवेदन देखें, ये नीचे जो है एनुअल रिपोर्ट के पहले पेज में वो लिखते हैं कि साहब हम जो एनुअल रिपोर्ट दे रहे हैं ये किस आर्टिकल के तहत दे रहे हैं। पहले पेज में लिखना पड़ता है उनको कि साहब ये जो एनुअल रिपोर्ट हमने दी है ये आर्टिकल 323(2) के तहत दी है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा, अब आपको ये साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, यहाँ पर अगर आप इस रिपोर्ट को ही पढ़ते उसमें बकायदा लिखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 क्लॉज 2 के अपेक्षा अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना 65वां प्रतिवेदन राज्यपाल को दे रहा है, ये उन्होंने लिख दिया। अब यहाँ पर साफ आ गया। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 4 सदस्य एक अध्यक्ष, यानी 5 मेंबर का हमारा कमीशन। उन्हीं में से एक मेंबर को हमने अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया, अध्यक्ष के लिए कोई पद के लिए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है सचिव, सेक्रेटरी, ये सब नाम अभी मत याद रखना है ना, ये सब पुराने प्रतिवेदन की फोटो। सेक्रेटरी, इसकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा। तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस रूल हमने बनाए 1973, उसके तहत इसकी पूरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं ये सचिव देखता है, और इसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो अगर हम एक रफली भी चीजों को पढ़ते हैं तो हम आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि हम जो है वो नहीं पहुंच सकते वहां से यहां तक। फिर जो है वो अगले पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1 नवंबर 1956 से पूर्व भोपाल राज्य की सिविल सेवा भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करता था। मध्य भारत, मध्य प्रदेश, संघ लोक सेवा आयोग, महाराष्ट्र। अगर आपने थोड़ा बहुत भी एमपीपीएससी को ठीक ठाक तरीके से पढ़ा हो, तो आपको ये बात पता होगी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया, यानी 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारा भारत ऐसा नहीं था जैसा आज है। उस समय भारत को हमने जो है वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट डी की तो हम बात ना करें क्योंकि उसमें अंडमान निकोबार था, तो वो तो एक तरफ कर दें, और ओवरऑल बचा हुआ पूरा भारत हमारा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट में था। अब ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट थी, इनमें से हर स्टेट की अपनी एक कहानी थी। मतलब पार्ट ए जो अगर कहा जाए स्टेट का अलग पावर था, पार्ट बी स्टेट का अलग पावर था, पार्ट सी का। तो पार्ट, ध्यान समझिएगा, इसमें कंफ्यूज भी मत होइएगा आप। जैसे पार्ट ए, अब इतना सबने रट रखा होगा, पीएससी की तैयारी कर रहे हो जमाने से। पार्ट ए में गवर्नर प्रोविंस थी। अब गवर्नर प्रोविंस होगी तो निश्चित रूप से प्रक्रिया पूरी गवर्नर के हाथ में होगी, जस्ट लाइक आज हम जैसी स्थिति पर है। तो जैसे हमारे यहाँ अगर कहा जाए कि जो मध्य प्रदेश का सीपी बरार वाला, सेंट्रल प्रोविंस बरार वाला क्षेत्र था, वहां के लिए तो एक अलग से अलग आयोग होगा।
पार्ट बी जो स्टेट थी जितनी भी थी वो प्रिंसली स्टेट थी, लेकिन उनमें एक राज प्रमुख अपॉइंट किया गया, राज प्रमुख जो देखता था। जैसे मध्य भारत, मध्य प्रदेश के अंदर कहा जाए मध्य भारत, मध्य भारत एक प्रिंसली स्टेट थी, राज प्रमुख के द्वारा जो है चलती थी। 6 महीने कैपिटल इसकी ग्वालियर और 6 महीने इंदौर। इनके अब चूंकि वो बकायदा प्रिंसली स्टेट है और उसके पास खुद भी एक बॉडी है जिसका नाम है राज प्रमुख, तो वो क्यों संघ के पास जाएगा? तो हमारे पास एक आयोग था जिसका नाम था मध्य भारत लोक सेवा आयोग। तो कोई पूछे कि मध्य भारत लोक सेवा आयोग नाम का आयोग ग्वालियर को देखता था? यस। इंदौर को देखता था? यस, बिल्कुल देखता था। तीसरे पार्ट सी, पार्ट सी स्टेट में थी तो वो प्रिंसली स्टेट ही, लेकिन उनको बेचारियों को ताकत नहीं थी। उनमें क्या करा था अंग्रेजों ने, एक चीफ कमिश्नर बिठा रखा। वो चीफ कमिश्नर जो अगर कहा आ जाए उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखता था और उसको देखकर जो है वो सेंटर को रिपोर्ट करता था। जस्ट लाइक आज के हिसाब से समझे तो यूनियन टेरिटरी, कि यूनियन टेरिटरी के पास जो है वो खुद की ताकत होती है लेकिन पूरी नहीं होती। तो हमारे यहाँ जैसे अगर कहा आ जाए कि भोपाल स्टेट ले लो या विंध्य प्रदेश ले लो, अब इनको पूरा देख कौन रहा है? इनको देख रहा है अगर कहा जाए एक चीफ कमिश्नर, और चीफ कमिश्नर अपनी रिपोर्ट किसको दे रहा है? जो अगर कहा जाए सेंट्रल को, उस समय यूनियन को। तो आप सोचो ना, इनके लिए अलग से आयोग कैसे बनेगा? सेंट्रल के ही जो नॉर्म्स हैं वो यहाँ फॉलो होंगे, तो सेंट्रल का उस समय जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन था, वही देखेगा। तो एक कॉमन सेंस की बात हुई। हाँ, ये जरूर बस याद रखिएगा कि जब हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को अडॉप्ट किया, तो उस स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सेक्शन 118 क्लॉज 2, ध्यान रखिएगा जो बोल रहा हूं, 118 दो के तहत जो पहले के आयोग थे, जैसे हमारे यहाँ मध्य भारत लोक सेवा आयोग चल रहा था, मध्य प्रदेश लोग जो सीपी बरार के आसपास का क्षेत्र देख रहा था, उनको हमने कहा कि भाई इनको सबको खत्म करो, अब एक सेपरेट नया लोक सेवा आयोग बनाओ। और 118 3 के तहत फिर वो सेपरेट जो है वो आयोग खड़े हुए। तो दोनों आर्टिकल भी हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। तो इस तरह से उस स्टोरी में कुछ ज्यादा वो नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर हाँ आपने पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी स्टेट पढ़ रखी है, लेकिन आपको अगर ये चीज नहीं है कि यार पार्ट सी के अंदर वो स्टेट बेचारी थी तो, लेकिन उसके पास पावर नहीं था, जैसे कुर्ग है कोई पावर नहीं था, मणिपुर है, त्रिपुरा है, विंध्य प्रदेश है, ये सब पार्ट सी के अंतर्गत आता है, दिल्ली भी आता था, हिमाचल प्रदेश, ये सब पार्ट सी के अंतर्गत आता है। इनको कोई पावर नहीं थी, पावर थी पार्ट ए पार्ट बी को, क्योंकि पार्ट बी के पास खुद के राज प्रमुख थे और पार्ट ए तो खुद ही गवर्नर प्रोविंस थी। वो तो बहुत ताकतवर थी गवर्नमेंट। जैसे अगर कहा आ जाए कि सेंट्रल प्रोविंस बरार हमारे मध्य प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा था, असम, बिहार, बॉम्बे, ये सब गवर्नर प्रोविंस स्टेट हुआ करती थी, बकायदा ताकतवर स्टेट होती थी। तो अब इसको अगर आपने स्टोरी को अगर आपने कॉपी में लिख लिया तो वेल गुड, स्टोरी को ध्यान रखा तो आपको ये पता चला कि हाँ 1956 से पहले भी आयोग काम कर रहे थे हमारे, जैसे मध्य भारत काम कर रहा था, लेकिन उस सबको क्या करना पड़ा? हमको पहले खत्म करना पड़ा। खत्म नहीं करते तो हम जो अगर कहा जाए नया, तो अगर हम इस आर्टिकल को ध्यान से यहां पर इसी को देखें, बकायदा आप इसको देखिए, ये पूरा के पूरा ओरिजिनल वो बता रहा हूं, इसमें आपको एक अधूरी जानकारी मिलती है, अधूरी जानकारी तो नहीं कह सकते। लिखा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 3 के अंतर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना 27 अक्टूबर 1956 के द्वारा की गई थी। ये तो आपको पता है, लेकिन क्या इसके पहले के आयोगों को खत्म किया हमने? तो 118 दो जो है अगर कहा जाए, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पीडीएफ, आपको स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का आर्टिकल नंबर, सॉरी आर्टिकल निकल गया मेरे मुंह से, सेक्शन नंबर 118 जो है अगर कहा जाए दो पढ़ना पड़ेगा। क्या ऑलरेडी जो पहले से चली आ रही प्रक्रिया हो उसको पहले खत्म करिए। ये लिखा हुआ एज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डे द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द एक्साइटिंग स्टेट्स इन द हैदराबाद मध्य भारत मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश का मतलब सेंट्रल प्रोविंस बरार है, ना कि वर्तमान मध्य प्रदेश सीपी बरार वाले, पटियाला, ईस्ट पंजाब, सिंध, ठीक है, यूनियन एंड सौराठ शेल जो अगर काजेस ऑफ जो है वो एग्जिस्ट, इनको आप खत्म करो। और फिर खत्म करने के बाद आप नए जो अगर कहा आ जाए आयोगों को खड़ा करो। नया आयोग जो है वो आपको दिख रहा है, उसमें हमारे पास ये नाम, हालांकि जो पहले से चल रहे हैं उन्हीं को आप इस पे ले आओ, उन्हीं को कर दो, वो एक अलग बात है। यहाँ पर तो लिंक करके पढ़ा तो यहाँ पर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का पर मुकदमा चलाया जा सकता? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान के चलिए आपने कई बार ये केस सुना होगा कि कोई सूट फाइल किया जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ, बहुत सारी कंपनियां कर देती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट कर देते हैं, एक स्टेट भी कर देती है।
तो किसी राज्य के खिलाफ दूसरे राज्य के द्वारा, किसी राज्य के द्वारा केंद्र पर, किसी केंद्र के द्वारा राज्य पर अगर हमें कोई सूट फाइल करना है, सूट, ठीक है, मुकदमा दायर करना है, सूट फाइल करना जो अगर कहा जाए, तो आर्टिकल 300 के तहत करा जाएगा। ये संविधान के अंदर साफ है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, पूरा साफ साफ लिखा है कि आप जा सकते हो यहाँ पर। तो कभी आप इसके लिए जैसे कही गए कि भाई इसकी कहानी ही समझनी पड़ी, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 पढ़िए। 12 पूरा फाइनेंस, क्योंकि देखो इसमें सबसे ज्यादा उलझन है फाइनेंस वाली होती है। पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 जो है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, सूट आदि से संबंधित है। यहाँ मुकदमे का मतलब भी सूट से है। यहाँ मुकदमे का मतलब जो है, अगर कहा जाए क्रिमिनल केस नहीं है, जो अगर कहा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है वो हत्या का मुकदमा दायर कर दिया, वो नहीं है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अगर कहा जाए स्टेट वर्सेस केस होते हैं, जो गवर्नमेंट, जैसे मान के चलिए कहीं किसी ने कोई हत्या कर दी, हमको कुछ नहीं मिल रहा, तो सरकार केस लड़ती है, उसको ढूंढती है, वो अलग चीज है। यहाँ आर्थिक गति, जो भी बच्चे ये भी नहीं समझते कि यहाँ आर्थिक गतिविधियों की बात हो रही है। अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 पढ़े, पार्ट 12 वो फाइनेंस प्रॉपर्टी के बारे में है। ये वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, इसमें 4 पॉइंट हैं, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, और आप सूट फाइल करने की बात कर रहे हैं। तो सरकार की ओर से जितने भी, मान के चलो मध्य प्रदेश में हमको कोई रोड डेवलपमेंट करना है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई फैक्ट्री डालना है, और राज्य सरकार अगर मान के चलिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो गवर्नर की ओर से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। केंद्र का होता है तो प्रेसिडेंट की ओर से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ये लिखा हुआ है कि वो जो मेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब मान के चलो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो सूट कैसे, तो ये लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और द बेस्ड ऑफ द सूट इन द नेम ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट डैश डैश डैश। यहाँ पर यही प्रश्न उसने पूछा कि आपको अगर वाद, जो एक्चुअल क्या है कि उसके लिए आप वाद शब्द इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है मुकदमे की जगह, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज अगर कहा जाए, क्योंकि वो केस नहीं है, वो सूट है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अब यहाँ समय इतना चला जाता है कि हम समझा नहीं सकते उस चीज को, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आज आपको समझ पड़ा एक चीज ये है कि मध्य प्रदेश में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन खड़ा करना, तो राज्य सरकार अगर उसके लिए काम करना चाहती है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसका जो संविदा होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से होगी। ये एक कॉमन सेंस है, हम इसको जो है वो जोड़कर जो है वो पढ़ सकते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं। ये सब अभी जितने क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्या पीएससी प्री में आपको नहीं आएंगे, 61, 62, 63, 64, ये सब पीएससी प्री के सिलेबस में, पूरे प्री के सिलेबस में। और हो सकता है इसी में से 4-5 क्वेश्चन आपको पता जाए, हो सकता है इसी से कोई आपको अप्रोच जो है वो डेवलप हो जाए। एग्जाम तो क्या है कि पूरा के पूरा अप्रोच के ऊपर जो है वो टिका हुआ है यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। पहले विधायी नियंत्रण का मतलब है कि हमारी लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल करती है। तो लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल करती है, प्रश्नकाल, ऑलमोस्ट सबको मालूम होगा कि सुबह 11 बजे से क्वेश्चन आवर शुरू होता है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आवर का सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि कोई सदस्य, कोई भी सदस्य होता है, वो मंत्री से ये प्रश्न पूछता है कि साहब ये फलाना काम आपने करा तो कैसे करा, आपने पैसा कहाँ खर्च किया। यानी एक प्रकार से आप लेजिस्लेटिव कंट्रोल कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन पर, क्योंकि सरकार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मेन हिस्सा है। सपोज मान के चलिए हम इसको हायर एजुकेशन के हिसाब से समझे, वो मेरी यूनिवर्सिटी के लिए हमको 100 करोड़ रुपए आया, हमने गलत तरीके से उसका मिसयूज कर लिया किसी यूनिवर्सिटी ने। तो मध्य प्रदेश के ये काम विधानसभा में भी होगा, संसद में भी होगा, विधानसभा, विधानसभा में किसी सदस्य ने पूछा कि साहब वो आपने पीएम ऊषा के तहत 100 करोड़ दिया फलानी यूनिवर्सिटी को, हमको पता चला कि 60 करोड़ रुपए आपने गलत जगह खर्च कर लिया। तो अगर प्रश्न करेंगे तो मंत्री को जब जवाब देना पड़ेगा, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी। इसीलिए ये एक प्रकार से नियंत्रण है। तो पहला हो गया कि क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर में जो है वो स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट यानी तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनके ऊपर आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुरंत जवाब। अनस्टार्ट आप रिकॉर्ड मान रहे हो कि वो मेरू के तहत आपने जो 100 करोड़ खर्च किया, कहाँ कहाँ खर्च किया एक साल में। अब वो नेता मंत्री थोड़ी उच्च शिक्षा विभाग का लेकर बैठा हुआ है कि मैं एक साल का रिकॉर्ड दूं। अनस्टार्ट का मतलब है तारांकित कि हाँ भैया हम तुमको जो है वो जवाब देंगे, लिखा हुआ मिल जाएगा, चिंता मत करो, तुमको मिल जाएगी कॉपी। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, स्थगन, एडजॉर्नमेंट मोशन, लग रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी होगी तो स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसी कार्रवाई को रोका जा सकता है।
लग रहा है कि सरकार जो अगर कहा जाए कोई काम कर रही है और उसके ऊपर कोई एलिगेशन लग रहे हैं और उसके वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है, तो नो कॉन्फिडेंस, इनके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन। आप लोकसभा रूल बुक के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन आता, कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की साफ साफ व्याख्या नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी अपोजिशन के खिलाफ नहीं आएगा, सरकार के खिलाफ आएगा। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भैया नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंतर्गत जो है वो सरकार गिर सकती है। तो ये एक बेसिक जो अगर कहा जाए आपको पता होना चाहिए कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो रिजाइन ही करना पड़ेगा, जैसे अटल जी की सरकार गिरी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण। तो ये एक बुनियादी बात है कि तीनों। अब आता है प्रत्यायोजित विधान, अगर आपने इनकी मीनिंग पढ़ रखे, मीनिंग पढ़, जैसे प्रत्यायोजित करना, डेलीगेट करना, डेलीगेट का क्या मतलब होता है कि जैसे मान के चलो, इसको पहले सरल भाषा में समझें कि आप किसी जिले के कलेक्टर हो। अब लिखा है कि साहब जिला योजना समिति जो बनेगी उसकी जो है अगर कहा जाए आप सचिव हो गए। हाँ ठीक है साहब, यहाँ पर अब आपके पास तो टाइम ही नहीं है क्योंकि आपके पास वर्कलोड बहुत है। तो आपने किसी एसडीएम को या डिप्टी कलेक्टर को अपनी पावरें दे दी कि जो है वो अगर कहा आ जाए कि जिला योजना समिति की जो है वो सचिव का कार्य मेरे एब्सेंस में फलाने देखेगी, ये होता है डेलीगेशन। यदि कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कुछ शक्तियां दे देता है तो इसको डेलीगेट करना कहते हैं, यानी प्रत्यायोजन करना कहा जाता है। प्रत्यायोजित विधान का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने काम के दायित्व किसी ना किसी को सौंप रखे हैं। हमने कोई लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने, उसने कहा कि फलाना काम ये करेगा। अब क्या है कि हमने जो है वो प्रत्यायोजित विधान का मतलब है कि हमने एग्जीक्यूटिव को कुछ पावर दे दी। जिनको ना समझ पड़ा बस जरा सरल, जैसे हमने सरकार को पावर दे दिया कि वो एक डेलीगेट जो है वो अगर कहा जाए लेजिस्लेशन पास करके किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कोई काम सौंप सकता है जो लॉ के तहत जो है वो मानना होगा। तो ये एक्चुअल जो कहानी है, ये कहानी क्या कह रही है? ये कहानी कह रही है कि आपने अपनी जो पावर है वो किसी दूसरे को सौंप दी। तो ये कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकता, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको आपके पास समय नहीं था। तो संसद के पास समय नहीं था तो उसने सरकार को कह दिया कि भैया फलाने के ऊपर जो है वो आप करो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लें, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर आप ही के उससे बता रहा हूं, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 बनाया किसने? मध्य प्रदेश विधानसभा ने। अब विधानसभा ने कहा कि ये तो हर कभी आके खड़े हो जाएंगे हमारे पास, ये फलानी चीज हमको दिक्कत हो रही, फलाना ठिकाना हमको गई, तो उन्होंने क्या करा, उसी के अंदर एक डेलीगेशन की बात कर दी कि भाई परिनियम अध्यादेश, ठीक है, परिनियम और अध्यादेश ये बना सकते हैं और उन परिनियम और अध्यादेश के हिसाब से निर्णय लेंगे। उनको हमने पावर दे दी। तो अब हमको समझ पड़ा कि अच्छा कोऑर्डिनेशन कमेटी को हमने कह दिया कि अच्छा पहला परिनियम कौन बनाएगा, तो उन्होंने कहा साहब फलानी समन्वय समिति बनाएगी। पहला ना जो अगर कहा जाए कि जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगी, ऐसे अलग अलग हमने जो है वो पावर दे दी कि किसको क्या देना है। तो ये कहलाता है प्रत्यायोजित विधान। ये आपको अब याद रखना चाहिए क्योंकि देखो आपने रटा तो जो अगर कहा जाए कि क्वेश्चन जो है वो बिगड़ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है सूचना के, एक सेकंड, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंदर राज्य सूचना आयोग का गठन? अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूंगा कि आप कम से कम जो आरटीआई एक्ट है, या मैं दिखा भी देता हूँ, आरटीआई एक्ट के कम से कम 5-6 सेक्शन आप याद रखिए। मैंने तो सोचा था कि 1 घंटे में हम 50 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। अब वो होता क्या है कि अपन कितना भी तेज चलें, अगर हम कंसेप्ट को ना समझेंगे तो हम आंसर तक नहीं जा सकते। ठीक है, कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो आंसर तक नहीं जा सकते। ठीक है, फिर भी आरटीआई एक्ट बीडीएफ हमने, सिंपल, ज्यादा अंदर नहीं जाना हमको। हम आरटीआई एक्ट को अगर हम ध्यान से देखें, ये अमेंड भी हो चुका है, अभी तो पुराना दिख रहा है, हम उसी को ले लेते हैं, हमें जितने काम के। हमारे को इस आरटीआई एक्ट में 3-4 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, कि सूचना का अधिकार की कहानी कहाँ है, तो सेक्शन 3 में है। ये पहला हो गया, ये जो आपको याद रखना। दूसरा, कि 12 के तहत जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होगा, यानी सेक्शन 12 जो है वो केंद्रीय सूचना। 15 के तहत स्टेट जो है वो इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन होगा, यानी राज्य सूचना आयोग का गठन होगा। 1920 अपील और पेनल्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर कहा जाए 1920 के तहत अपील और पेनल्टी का जो है वो प्रावधान है, इतने याद रखना है। दूसरा, 12 और 15 में दो बातें और याद रखना है। ज्यादा अंदर मतलब पूछता ही नहीं है वो, बहुत अंदर कभी नहीं पूछेगा। 12 में आपको वो एक पूछेगा कि भाई आप जब सेंटर जो अगर कहा जाए इंफॉर्मेशन कमीशन बनाओगे तो उसके लिए आपको एक टीम बनाना पड़ेगी। जो टीम का मतलब है कमेटी। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होगी,
इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा। ये तीन लोगों की कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जो अगर कहा आ जाए केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर मुख्य सूचना आयोग या अन्य सूचना जो आयोग हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है कर देगा, क्योंकि कमेटी राष्ट्रपति के द्वारा जो समिति बनाएगी तो राष्ट्रपति इसी समिति की सिफारिश पे काम करेगा। ये जो अगर कहा आ जाए तो ये एक्चुअल जो अगर कहा आ जाए कि इसमें दोनों अलग अलग बातें। अब होता क्या है कि जो अधूरा पढ़ते हैं ना उसको समझिएगा। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो एक लाइन जो है वो, इसको चलो मैं स्टेट के इससे पढ़ा देता हूँ जिससे आपको कम से कम स्टेट वाला सिलेबस में तो कवर हो जाए। प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र की अधिसूचना द्वारा सूचना आयोग का गठन, देखो इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन करेगी स्टेट गवर्नमेंट, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर अगर कहा जाए। ये एक क्वेश्चन हो गया यहां पर। लेकिन राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी जिसमें एक राज्य सूचना आयुक्त होगा, 10 से अनाधिक जो है वो राज्य सूचना आयुक्त होंगे, यानी मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा इतने होंगे। लेकिन ध्यान से नीचे अगर आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन समझेगा कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित में से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पे की जाएंगी। दोनों, अगर आपने एग्जाम हॉल में बहुत शांत मन से नहीं गए तो पूरी गई भैंस पानी में। प्रश्न पूछ रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बिल्कुल साफ है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि चीफ जो अगर कहा जाए मतलब जो स्टेट के अंदर चीफ जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करेगा, तब वो गवर्नर करेगा, वहां राष्ट्रपति करेगा। ये छोटी छोटी सी बातें कोई ध्यान ही नहीं देता। अगर हम बॉक्स बनाकर इनको लिख लें तो एग्जाम हमारे हाथ में, अगर हम ना लिखें तो कहानी गई। अब आप सोचिए ना, आप में से कितनों ने इस बात के ऊपर बहुत शांत मन से ध्यान दिया है कभी? शांत मन से हमने पढ़ा तो है, और कई बोलेंगे भी कि हाँ भाई हमने तो जगह कहा जाए इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन है, लेकिन एक लाइन के अंदर दो मीनिंग अलग अलग हैं और दोनों मीनिंग एक दूसरे को क्लैश कर जाती हैं। वो क्लैश ना हो इसका ध्यान हमको रखना है, बाकी चीजों का हमको ध्यान जो है वो नहीं रखना है। इसमें काफी अमेंड भी हो चुके हैं। तो यहां जो लिखा है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन दी गज ऑफिशियल गजेट, ये पहला हो गया कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना। नीचे लिखा हुआ है द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर on the recommendation of a committee consisting of chief minister, leader of the opposition legislative assembly, cabinet minister to be nominated by chief minister। कितना सरल था, दोनों बातें क्रैश कर जाती। फिर अगला है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम कब, अब ये हम तुक्का भी लगा सकते हैं। देखो ऐसा है, ध्यान समझिएगा, अगर कोई एक्ट हम बनाते हैं, कोई भी एक्ट बनाते हैं, अगर एक्ट बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा मतलब उसमें बहुत सारे प्रावधान है, तो नियम बनाने में टाइम लग जाता है। टाइम, जैसे SC ST एक्ट हमने 1989 में बनाया, नियम हमने 95 में बनाया। नियम के तहत हम कैसे रिलैक्सेशन देंगे, कैसे मुआवजा सुनिश्चित कराएंगे, सब हमने 95 में बनाया। बाद में समय समय पर अमेंड किया। लेकिन कोई एक्ट अगर मान के चलिए बहुत बड़ा नहीं है तो हम नियम भी उसी साल जो अगर कहा जाए बना सकते हैं, उसके एक आध साल के बाद बना सकते हैं। तो वैसे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी एक्ट होते हैं, जितने भी एक्ट, अगर सिलेबस में नियम ना हो तो कम से कम नियम, क्योंकि देखो एक्ट अधूरा डॉक्यूमेंट है, नियम पूरा डॉक्यूमेंट है। एक्ट में लिखा हुआ है कि फलाना अपॉइंटमेंट होगा, नियम में कि कैसे कैसे प्रक्रिया से करेंगे वो नियम में मिले। रूल बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो रूल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से किस दिनांक को मध्य प्रदेश CM हेल्पलाइन प्रारंभ की गई? ठीक है, 31 जुलाई 2014 को। या मध्य प्रदेश CM हेल्पलाइन प्रारंभ करने में किस विभाग के अंतर्गत किया गया? लोक सेवा। अगर हम दोनों क्वेश्चनों को देखें तो एक ही लाइन से ये क्वेश्चन उठा के पूछ लिए वेबसाइट से, MP CM हेल्पलाइन। अगर हम जो है वो यहाँ पर ये CM हेल्पलाइन की वेबसाइट पर जाएं, ये हम तो पहुंच गए। अगर हम इस CM हेल्पलाइन की पहली लाइन को पढ़ें, पहली लाइन को, वो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको क्रिस्टल क्लीन दे रहा है। CM हेल्पलाइन का प्रारंभ 31 जुलाई 2014 से लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जो है वो कॉल सेंटर पर नागरिकों द्वारा शासकीय योजनाओं, जानकारी, शिकायत, सुझाव आदि के लिए किया गया। यानी अब तो ये यहाँ से दो क्वेश्चन तो यहीं से हमारे तैयार हो गए। यहाँ पर पहला हो गया कि लोक सेवा प्रबंधन विभाग, ये क्वेश्चन, और दूसरा हो गया कब, एक के बाद एक,
एक के बाद एक, मतलब कुछ उसमें ऐसा था ही नहीं कि कुछ हमको जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े। अब इसमें भी एक और चीज होती है, अगर हमने अधूरी चीजों को पढ़ रखा, जैसे सीएम हेल्पलाइन, अगर एक आम आदमी से पूछा जाए यार सीएम हेल्पलाइन क्यों यूज करते हैं, वो कहेगा यार कोई शिकायत करना हो कर देते हैं, हमारे फलाना जो काम नहीं उन्होंने शिकायत कर दी। लेकिन अगर आप ध्यान से सीएम हेल्पलाइन का एक्चुअल कंसेप्ट देखेंगे, वो शासकीय योजनाओं की जानकारी के लिए भी है, वो शिकायत के लिए भी है, वो सुझाव के लिए भी है, वो भ्रष्टाचार संबंधी के साथ फलाना पैसा मांग रहा है हमसे या फलानी जगह भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच के लिए भी है, वो शिकायत निवारण तंत्र के लिए भी। यानी अभी अगर हम कुएं के मेंढक मंडूक जैसे पढ़ने लगे, सीएम हेल्पलाइन बस हो गया कि हाँ सब जो है वो हेल्प कर दो हमको यहाँ पर, नहीं, आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं ना सुझाव के द्वारा, आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे से, तो कई बार क्या होता है ना, ये चीजें जो अगर कहा जाए आपको याद रखना है, तो ये लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है, और इसको एक्चुअल ये डिपार्टमेंट मैनेज नहीं करता, इसको मैनेज करता है राज्य लोक सेवा अभिकरण, स्टेट पब्लिक सर्विस जो है वो एजेंसी है इसमें, ये इसके अंतर्गत। तो अगर वो इस साल आपका क्वेश्चन अगर पूछने का मन कर जाए, तो वो आपसे पूछेगा राज्य लोक सेवा अभिकरण के अंग के रूप में काम कर, इस साल अगर उसका पूछने का मन कर जाए तो वो इससे लिंक करेगा यहाँ पर। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 2H के तहत कपट शब्द का यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन क्यों आया, ये दो क्वेश्चन हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। दोनों क्वेश्चन, जैसे यहां पर पहला तो ऊपर में भूल गया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदत्त गारंटी अधिनियम 2010 की किस धारा के अंतर्गत द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा सस्ती आरोपित करने का अधिकार है, ये आ गया। बहुत छोटा सा, इससे छोटा तो कोई एक्ट नहीं होगा शुरू होते से, जैसे कहते हैं ना कि किसी, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का सिंह, अरे ये कमरा है, वो जाते हैं उसके लिए फ्रिज व्रिज रखने, अरे कमरा शुरू होते से ही खत्म हो जाता है, इतना छोटा सा एक्ट है। इस एक्ट में दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए, एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया, स्टैटिक क्वेश्चन का मतलब है कि धारा जो मैं आपको अभी बता दूंगा 5 मिनट में याद हो जाएंगे पूरे, और दूसरा करंट अफेयर्स का। आप देखिए संशोधन हुआ 2021 में, हमको मिला 2022 में, 2022 का आपका पेपर। तो इसलिए तो अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे समझें, बहुत सिंपल है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस एक्ट, हम यहाँ पर गए और इसमें हमने ये 2010 की जगह इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसको उठा लिया, तो आपको यहाँ पर एक्ट दिख रहा है। एक्ट में समय समय पर लास्ट संशोधन आपको 2021 का दिख रहा है, यानी ये हो गया कि इसके बाद जो है कहा आ जाए कि इसमें जो है वो कोई संशोधन जो है वो नहीं हुआ, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब ओरिजिनल अधिनियम को अगर हम यहाँ से उठा लें, ये हमारे पास ओरिजिनल अधिनियम हो गया, ओरिजिनल अधिनियम में हमको दिख रहा है कि केवल 11 सेक्शन। अब 11 सेक्शन में हमको क्या करना था, पहला तो हो गया कि परिभाषा, दूसरा आपको याद रखना है कि निश्चित की गई समय के, क्योंकि देखो है क्या, गारंटी की बात कर रहा है, तो आपको सेक्शन 4 याद रखना कि की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार आपको धारा 4 के तहत, निश्चित की गई समय सीमा के अंदर जो अगर कहा आ जाए सेवा प्रदान कराना, आपका अधिकार है प्राप्त करना, उनका अधिकार है प्रदान करना, अधिकारी वहां बैठा है सामने 5 में, नहीं प्रदान कर पाया, जैसे ऐसे समझे कि धारा 4, 5, 6, 7 को ऐसे 8 को जो है समझते हैं, सिंपल। भाई इस एक्ट में हमको अधिकार दे दिया कि भाई आपको टाइम बाउंडेड सर्विस मिलना चाहिए, थोड़ी देर के लिए मान लें कि फलाना सर्टिफिकेट बनने में 30 दिन का समय चाहिए, नहीं दे रहा है, तो हमारा अधिकार है, हम धारा 4 के तहत गए, उनसे कहा कि भाई 5 के तहत आपको प्रदान करना चाहिए, उन्होंने कहा साहब नहीं कर रहे हैं हम प्रदान, तो फिर आप करोगे अपील धारा 6 के तहत, और जब आप अपील करोगे तो अपील के तहत कार्रवाई के तहत अगला स्टेज जो होगा, क्योंकि वो गारंटी बोल रहा है, गारंटी, तो फिर तो पेनल्टी लगेगी उसमें। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर सजा नहीं है, नहीं तो जो अगर कहा जाए तुम पनिशमेंट पढ़ लो, पनिशमेंट और पेनल्टी में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में जो अगर कहा जाए कि जैसे कहते हैं ना कि कोर्ट ने किसी को जो है वो सजा दे दी, अरे साहब जो है वो 3 महीने की सजा, नहीं, यहां पर केवल सिविल कोर्ट जैसे पार्ट है कि पेनल्टी की बात है। तो अगर हम इसी एक्ट को अंदर ना जाकर सिंपल, जैसे अगर कहा जाए कि धारा 5, 6, 7 को पढ़े, तो 7 में ये लिखा हुआ है कि द्वितीय अपील प्राधिकारी की राय है कि अधिकारी ने बिना पर्याप्त युक्तियुक्त कारण के सेवा प्रदान करने में असफल रहा, ठीक है, उसको लगा, जैसे आपने पहले अपील करी, अपील के बाद आप सेकंड अपील पर गए, उसको लगा कि यार इसने जानबूझकर जो है वो सर्विस नहीं दी, तो वो पेनल्टी लगा सकता है।
तो वो सस्ती लगाएगा जो अगर कहा जाए 500 से 5,000 तक की, तो वो साफ है कि सस्ती आरोपित करने का अधिकारी है। लेकिन वो आपको यहां पर उसने ये समझाया भी कि द्वितीय अपील प्राधिकारी की बात कर रहा हूं मैं। तो एक तो ये हो गया यहां पर। फिर इसके अलावा जो है वो आप आगे भी जा सकते हो। तो आप खुद सोचो ना, 11 सेक्शन है, अगर आप इनको 11 सेक्शन को अगर केवल रीड कर जाते, और उस समय जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आखिरी संशोधन, अगर हम इसी संशोधन को ध्यान से देखें, ये 2021 का, और इसको 2021 के संशोधन को दो, तो आपको वो बोल रहा है कि हमने किस किस संशोधन में, धारा में संशोधन किया, धारा 2। अब धारा 2 में संशोधन किया तो सीधी सी बात है कि परिभाषाओं में संशोधन किया होगा, क्योंकि धारा 2 जो है वो परिभाषाओं से संबंधित है। तो इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर इंसर्ट किया कि कपट से अभिप्रेत है ऐसा कृत्य जो भारतीय दंड संहिता 1860, अब नहीं जो अगर कहा जाए कि धारा 421 डैश 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 के यहाँ पर है, वो हमारे लिए जो है वो कहानी नहीं है। इस तरह से हम आसानी से करंट से भी लिंक करके चीजों को जो है वो पढ़ सकते हैं, या उन तक जो है वो पहुंच सकते हैं। उसमें जो है वो अगर कहा जाए कि क्वेश्चन आपको चीजों तक आते हैं, तो अभी आप खुद दिमाग देखिए, जैसे यहां तक अभी आपको जितने क्वेश्चंस मैंने पढ़ा, हाँ अब यहां से क्या हो गए, एक जो है वो विश्वविद्यालय आ गए, ये अब पूरे विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत आ गए। तो अभी जैसे कहते हैं ना कि कोई बच्चा कहेगा साहब जो है वो मुझे मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट वाले जो क्या बोलते हैं कि टॉपिक को फोकस करना चाहिए कि पीएससी प्री, तो पहले क्या करो, आप पीएससी प्री को संतुलन करो। जैसे वो शुरू के 20 क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे तो उसमें से 15 क्वेश्चन पीएससी प्री के हिसाब से, पीएससी प्री के हिसाब से। अभी नीचे जाओगे तो भी जैसे कुछ क्वेश्चन है, अब जैसे लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैं पूरा कराऊंगा पेपर सॉल्व, आपको ये नहीं कराऊंगा, ये मैं आपको 2-3 पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इसको, एक्चुअल होता क्या है मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे इसका दुख भी होता है कि 1 घंटे से ज्यादा का मेरा अगर कोई वीडियो होता है तो बच्चे देखते ही नहीं उसको। उनको लगता है कि बहुत बर्डन है, उनको वन लाइन में चाहिए। जैसे मैं, आप सोचिए करंट अफेयर्स इतनी मेहनत से बनाता हूँ, 100-200 बच्चे देखते हैं मेरे करंट अफेयर्स। मैं डिस्क्रिप्टिव, अब मैं उसको 15 मिनट में पढ़ा दूंगा तो वो उसकी अप्रोच ही खत्म हो जाएगी ना। तो आप सबसे पहले तो क्या करो, इस पूरे पेपर के अंदर जैसे अभी आपको यहां पर मिलेगा कि मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 के SC ST, आप किसी भी एक्ट को पढ़ लो यार, हिंदुस्तान का। अभी यहां पर देखो, वो मैंने व्यापम का खोल रखा था, शायद मैंने हटा दिया। आप वो व्यापम का भी अगर देखते, जो व्यापम का रूल को, उस जैसे यहां पर ये देखिए, अभी छोड़ दीजिए मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी में, वो व्यापम का ही दिखा रहा हूं जो आपको मैंने शुरू में खोल के दिखाया था। उसको भी अगर आप रूल बुक को पढ़ते तो उसमें भी आपको ये चीज उनको लिखना पड़ती कि साहब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो वर्ड हम यूज करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कहाँ से यूज करेंगे, कहाँ क्या उसके प्राप्त, इसको अगर आप ध्यान से जब पूरा पढ़ोगे, ये बकायदा लिखा हुआ है देखो, अनुसूचित जाति जनजाति से अभिप्रेत है कोई भी जनजाति समुदाय तो अनुच्छेद 342 के तहत होगा। फिर नीचे जब अगर कहा जाए इसकी व्याख्या करोगे तो आर्टिकल 366 भी इसमें नीचे मिले। तो ये तो हमको ऐसे ही पता होना चाहिए ऑलमोस्ट, जो अगर कहा जाए, एक सेकेंड बेटा, कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 जो कि डेफिनेशन से संबंधित, उसमें 24 और 25 नंबर का जो क्लॉज है, वो साफ कहता है कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में किसे देखें। तो यहां पर आप सबसे पहले, जैसे ये छोड़ दो, अभी मैं पूरे एक पूरा जो वीडियो के अंदर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी की जो है वो बातें हम अलग से करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जैसे अगर लिखा है मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना, एमपीपीएससी प्री में नहीं आ सकती क्या? एमपीपीएससी प्री में नहीं आ सकती क्या? आप खुद देखो, अभी जस्ट एक हफ्ते पुराना स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर उठा के देखो, उसमें बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल कुछ इसी के साथ जुड़ी हुई है, 2003 से जो काम करे, जस्ट एक हफ्ते पहले जो अगर कहा जाए क्वेश्चन जो है वो पंच किया उसने, एक ही हफ्ते पहले, दूर जाने की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो आपको लग रहा है जैसे एआईसीटी, क्या हमको नहीं पता होना चाहिए कि एआईसीटी 1945 में स्थापित हुई, 1987 में उसको एक्ट के तहत स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया गया। उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल से ऑपरेट हो रहा है, आरजीपीवी से ऑपरेट होता है, आरजीपीवी जो यूनिवर्सिटी वहां से ऑपरेट होता है। तो इसको अगर जैसे अटारी, क्या आपको नहीं लगता कि आईसीएआर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अटारी मध्य प्रदेश के जबलपुर से, आप आईसी कम से कम यार, आईसीआर के मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूट है, तीन ही जगह तो है, एक इंदौर में है, एक भोपाल में है, एक जबलपुर, तीन जगह से आईसीआर ऑपरेट करते हैं। हमको इतना तो पता होना चाहिए, जैसे अगर हम एक सिंपल इंटरनेट पर एक बुनियादी बात यहां पर करें, आईसीएआर इंस्टीट्यूट लिस्ट, तो अगर हम आईसीएआर के इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, तो क्या हमको मध्य प्रदेश के रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे भी नहीं पता होना चाहिए? ऐसे भी नहीं पता होना चाहिए, जैसे ये इंस्टीट्यूट आपको देख रहे हैं, इन इंस्टीट्यूट में आपको यहां से देखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में।
इंदौर में कौन सा है, भोपाल में, को जैसे लिखा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, क्या ये पीएससी प्री में नहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता? उसमें भी आ सकता है। या नीचे, और नीचे भी जाओगे तो आपको और भोपाल के अंदर भी इंस्टीट्यूट मिलेंगे। एक यहाँ पर है। जब इन इंस्टीट्यूट से आप आगे की ओर बढ़ोगे, जैसे ये इंस्टीट्यूट से आप थोड़ा और जाओ, तो फिर उसके बाद वो लिस्ट देगा आपको अटारी की, ये लिखा हुआ है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको अटारी कहा जाता है। इसमें आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये 11 जगह से ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें जो अगर कहा जाए नोवा यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एग्री जो है वो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट अटारी जोन 9 में जबलपुर से ऑपरेट हो रहा है। ये आप सोचो कि साहब ये जो है वो अगर कहा जाए केवल असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस में नहीं भाई, ये आपके सिलेबस में, जैसे ये IISER, क्या आपको नहीं लगता कि आप तो इंटरनेट पर उठा के देखो, IISER तो ऐसे ही कई जगह पूछा जा चुका है। क्योंकि मध्य प्रदेश में दो चार पांच ही तो इंस्टीट्यूट जहां से जो अगर कहा जाए टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन आदि जो है वो रीजनल जो अगर कहा जाए एजुकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो उस सिलेबस के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, जैसे एमप्री, अब CSIR एमप्री भोपाल में एक लैब के रूप में इसको बरकतल यूनिवर्सिटी से जोड़ के खड़ा किया था। अब आप किसी भी एग्जाम में चले जाए, हो सकता है आपको पीएससी के प्री में ही आ जाए कि CSI ये एमप्री जो है भोपाल में वो किसके कंट्रोल से चल रही है, यानी किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है, CSIR से। कहाँ एमप्री, कहाँ, एक ही CSIR का एक ही इंस्टीट्यूट हमारे मध्य प्रदेश। बाकी CSIR के जो अगर कहा जाए कोई और इंस्टीट्यूट नहीं हमारे पास, जो अगर कहा जाए ये तो इसको सरकार ने जब शुरू किया था तो इसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी के रूप में खड़ा किया, और फिर रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी को धीरे धीरे फिर इसको जोड़ दिया उन्होंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से कि यार बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साथ इसका कैंपस जोड़। फिर CSIR को लगा नहीं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारा इंस्टीट्यूट जो है अगर कहा जाए सेपरेट होना चाहिए और उसको अलग से पावर होना चाहिए। तो उन्होंने 1981 में जब इसको, आज भी कोई भोपाल का होगा तो उस चौराहे का नाम RRL है। RRL रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से RRL, वो बरकतुल्लाह के बाद अगला कोई पूछेगा कहाँ उतारते तो कहले RRL पे उतार दो। आज भी वो 1981 में बना RRL, आज भी RRL नाम से जाना जाता है। 2007 में तो उसको एम्प्री नाम मिल गया वर्तमान, लेकिन वो CSIR का एकमात्र इंस्टीट्यूट। इस तरह से ये मैं आपको पूरे करा दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि मुझे लगा। अब आप इसके नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको अगर विस्तार में, जैसे अगला वीडियो अगर आपको लग रहा है कि सब 2 घंटे का भी हो जाएगा तो चल जाएगा, तो इसमें क्या है कि बजट वगैरह के कुछ टॉपिक हैं वो मैं अच्छे से विस्तार से आपको जो है वो पढ़ा दूंगा यहाँ पर, तो उससे आपको कई चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लीन हो जाएंगी कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन की भूमिका है। अब जैसे ये है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, 2500 बार MPPSC में इसका तो रूल तक पूछ लिया। MPPSC ने रूल 1971 और 76 के जो अगर कहा जाए रूल भी पूछ लिए। हम सबको मालूम है कि 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कौन ऐसा होगा जिसको नहीं मालूम? 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर बने रहते हैं। वो केंद्र और राज्य दोनों के अकाउंट्स के ऑडिट कर सकते हैं। वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को सबमिट करते हैं, जो एक 22 सदस्यीय समिति होती है। उसकी एक रिपोर्ट हमारे राज्य में जो राज्यपाल को आती है, वो राज्यपाल हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी, मध्य प्रदेश में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो 11 मेंबर की होती है। क्योंकि हमारे यहाँ राज्यसभा जैसा तो कुछ है नहीं। तो कोई पूछेगा भाई मध्य प्रदेश में पब्लिक अकाउंट कमेटी कितनी की है, तो उन्होंने कहा 11 मेंबर की, अभी बनी, अभी फरवरी में जो अगर कहा जाए पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी। ये आप सोचो कि पीएससी प्री में नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, पीएससी प्री में भी क्वेश्चन जो अगर कहा जाए पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता? भारत में अंकेक्षण और लेखांकन 1976 में ना, पहले क्या होता था कि ये अकाउंट भी देखता था और ऑडिट भी देखता था, अब बिल्ली कोई निगरानी करने का काम दे दिया। तो 1976 में एक अलग से पोस्ट खड़ी की गई, और वो अलग से पोस्ट जो अगर कहा जाए उसको अपन CGA नाम की पोस्ट जानते हैं। ठीक है, वो CGA ये 1976 में क्रिएट करी। हमने कहा कि भाई अकाउंट के काम सेंट्रल के वो CAG नहीं देखेगा, वो CGA जो है वो अगर कहा जाए देखेगा। ये एक सेपरेट पोस्ट है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। आप सोचो कि ये कोई संवैधानिक पद हो, तो ये संवैधानिक पद नहीं है। इसका काम है गवर्नमेंट्स के और अकाउंट्स को मैनेज करना, ये अकाउंट्स को देख रही है भारत सरकार की। तो ये एक बेसिक है यहाँ पर कि 1976 कॉमन सेंस है, पीएससी प्री में भी आ सकता है। लोक लेखे, आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़िए, 148, 149, 150, 104 आर्टिकल है CAG के। 4 आर्टिकल इतने सरल हैं, उसमें साफ लिखा कि हमारी जो प्रणाली होगी वो केंद्रीकृत होगी। अब आप केंद्रीकृत प्रणाली का क्या मतलब है? पब्लिक अकाउंट के, मान के चलो स्टेट के अकाउंट और सेंट्रल के अकाउंट बनाने के अलग अलग पैटर्न हम बनाए,
तो स्टेट ने अपने अकाउंट अपने अलग पैटर्न पे बना लिया और उसको दे दिया सीएजी को, देखो हमारे अकाउंट। वो कहेगा यार ये क्या पैटर्न है, हमको तो मालूम नहीं इसका क्या मतलब होता है। तो आपको यूनिफाइड तो करना पड़ेगा ना, यूनिफाइड तो करना पड़ेगा। ये सिंपल सी लॉजिक है। जैसे इसको ऐसे समझ लो कि मेरे गांव में मेरे पिताजी के पिताजी को दादा बोलते हैं, बंबई में एक गुंडे को भी दादा बोलते हैं। तो हमसे कहा गया कि दादा, तो उन्होंने कहा कौन से दादा की बात कर रहे हो जो कर कहा जाए, कहीं बड़े भाई को भी दादा बोल रहे हैं, कहीं गुंडे को भी दादा बोल रहे हैं, कहीं पिता के पिता को भी दादा बोल रहे हैं, सबके लिए दादा आ रहा है। तो प्रॉब्लम है ना कि आपको यूनिफाइड करना है, तो आपने एक सेंट्रलाइज सिस्टम अपना लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा हुआ है, वो लोग उसको ध्यान ही नहीं देते। अगर आप ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन का ये सब मैंने वो बताएं आज आपको, जो प्री में सिलेबस में हो सकता है कि आप ध्यान से देखिएगा, इस पे रिकॉर्डिंग को रखिएगा से, आपको ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री में सीधे हेल्प कर जाएंगे। अगर आप इस एमपीपी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 को रीड करें, उसमें छोटा सा तो आर्टिकल है सीएजी के बारे में। आर्टिकल 148 के तहत, यहाँ देखिए, आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति ने करी। उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे हटाओगे, कितने साल का होगा, सब इसी आर्टिकल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्या कर्तव्य होंगे, ये 149 में। अब वो नीचे लिख रहा है कि संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप जगह कहा जाए। अब वो साफ इसमें अंडरस्टूड है कि संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति के जगह कहा जाए, जो राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह से विहित करे। क्या इसमें कहीं राज्यपाल का उल्लेख है नहीं है। तो आपने कैसा जो अगर कहा जाए लेखाओं का प्रारूप अपनाया, ठीक है, कैसा फॉर्म ऑफ द अकाउंट यूनियन एंड स्टेट इज ए सेंट्रलाइज प्रोसेस, नॉट अगर कहा आ जाए कि अगर कहा आ जाए कि स्टेट एंड सेंट्रलाइज अलग अलग, उसमें आपने पूरी एक सेंट्रलाइज प्रक्रिया को जो है अगर कहा जाए इसके अंतर्गत जो है वो आपने। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 क्वेश्चन इससे लिंक हो गए। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट उसमें पढ़ा दूंगा, बाकी आपके कमेंट की इच्छा रखता हूं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। और 1-2 दिन में आपको एक टेस्ट सीरीज भी हम संभवतः इसकी लॉन्च कर रहे हैं। ज़्यादा टेस्ट तो हम नहीं रखते उसके अंदर, हर यूनिट का एक टेस्ट, और 3-3 यूनिट के 3 टेस्ट, यानी यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे तीन, एक एक टेस्ट वो 13, और 3 एक फुल लेंथ टेस्ट जो है वो, और बाकी फर्स्ट पेपर के तो 30 पेपर जो हमारे पास हैं वही हम देते हैं बच्चों को अपडेट करके। बाकी अगर आपको लग रहा है कि असिस्टेंट, पूरी कहानी में तो मैंने नहीं बोला, अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक हॉलिस्टिक अप्रोच पर आपको चीज़ें अभी 1 महीने में और बेहतर अपडेट करनी है, तो आप चाहें तो कोर्स भी ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा के ऊपर है। उद्देश्य मेरा जो इस लेक्चर का था वो ये था कि अभी अगर आप ध्यान से शांत मन से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ पड़ेगा कि एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई। ये एमपीपीएससी प्री के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते उसके लिए जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ। तो बस ये है। बाकी तो और मुझे कुछ नहीं लगता कि कुछ और जो है वो दिक्कत होगी आपको, आसानी से आप आंसर तक पहुंच ही जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आपको आना नहीं है यहाँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कराऊंगा, इसमें आयोग वगैरह भी करा दूंगा, सब चीज़ें, ये अल्पसंख्यक आयोग और जितने भी हैं सेकंड पार्ट के अंदर कंटिन्यू। इसको संभवतः अगर लंबा रहा तो सेकंड पे जो पार्ट है उसमें पहले मैं आयोग पूरे करा दूंगा, तो आपको कम से कम एमपीपीएससी प्री अभी 2026 में हेल्प हो जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, ये पूरे। और फिर उसके आखिरी हिस्से के रूप में मैं करा दूंगा आपको क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी एक्ट वाला पोर्शन तैयार। ऐसे हम जो अगर कहा जाए इसको करेंगे, बहुत छोटा सा है, कोई ज्यादा आपको दिक्कत जो है वो इसमें आएगी नहीं, बहुत सिंपल करेंगे हम इसको तैयार यहाँ पर, ठीक है। मतलब उसको मैं अप टू डेट तरीके से पढ़ा। अप टू डेट का मतलब समझ गए कि जो उसके अंदर मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, वो भी जैसे ये, अगर मैं राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग जो है वो कराऊंगा तो मैं पूरा इंदिरा साहनी केस बताऊंगा आपको, कि उसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट के का वर्डिक्ट आया कि आप किसी भी स्थिति में रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा नहीं कर सकते, है ना, और कैसे जो है वो अगर कहा जाए बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिला। इसमें मैं काका कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया इंदिरा साहनी केस, उसके बाद जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश ने कैसे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, कैसे माइनॉरिटीज के लिए भी हमने उस आयोग को जो है वो कुछ पावर दी है, फिर बाद में हमने कैसे उसके ऊपर अलग से काम किया, ये सब स्टोरी मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को मैं इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपको नीड कितनी है ना, क्योंकि देखिए गिव एंड टेक वाला कंसेप्ट है, आपको नीड लगेगी तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी जैसे अगर 100, 200, 400 लोगों ने देखा तो फिर वो लगा कि
एक्चुअल क्या होता है ना, 100-200 लोग देख रहे हैं, इसका ये मीनिंग होता है टेक्निकली कि किसी के सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो गया, उसने क्लिक करा और देख के खत्म कर दिया। और डेडिकेशन के साथ दिख रहा है तो वो अलग चीज समझ पड़ती है। तो ठीक है, थैंक यू। बाकी बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का वेट करिए। अब जो अगला एक हफ्ता है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि एमपीपीएससी प्री के भी लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कराऊंगा और ये वाले पेपर भी सॉल्व कराऊंगा इस तरह से। तो वो उसके साथ हम लिंक करके इसको जो है पढ़ेंगे, और बाकी क्वेश्चंस को भी मैं नेक्स्ट उसमें जो है वो आपके तैयार कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच यहाँ पर।